हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 का, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या टॉपिक्स के लो डिस्कस करने वाला हूं इंग्लिश मीडियम में, और फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है। और अगर आपको हमारे फ्री PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो कि है एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको नोट्स पिन किए हुए मिल जाएंगे, आप पिन किए हुए लिंक्स पे टच करके अपने नोट्स को देख सकते हो। सिलेबस की बात करूँ तो इसमें 4 यूनिट्स हैं। यूरोपियन इकोनमी इन द लेट 19th सेंचुरी, यूरोपियन पॉलिटिक्स, यूरोप बिटवीन द वर्ल्ड वॉर्स एंड कैटास्ट्रोफ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये आपके जो टॉपिक्स हैं, इनमें से मैंने कुछ टॉपिक्स छांटे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको आज स्टार्ट करवाने वाला हूँ वो है कॉजेस ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये आपका सबसे पहला टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब एक टाइम था यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। सो व्हाट वाज द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? बेसिकली द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ये 1870 से 1914 के बीच का टाइम था, जहाँ इंडस्ट्रीज़ में, साइंस एंड इकॉनमी में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। ये फर्स्ट वाले रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा अलग था क्योंकि इसमें बहुत सारे नए इन्वेंशंस हुए थे। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। तो इन्वेंशन होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था, और इससे क्या है, रात में भी फैक्ट्रियों में काम हो सकता था क्योंकि पहले बल्ब नहीं होता था तो दिन में काम होता था। मशीन पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी मेड प्रोडक्शन फास्टर। एक तो मशीनें आ गई इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, और एक तो बल्ब आ गया, तो अब क्या, प्रोडक्ट जल्दी बन रहे हैं और क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। अदर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस की बात करें तो इंटरनल कंबस्शन इंजन, इसको कहा जाता है, जैसे कि रुडोल्फ डीजल और गॉटलिब डेमलर, इन्होंने इंजन को बनाया जिससे कि कार और एयरप्लेन्स का डेवलपमेंट हुआ। फ्यूल का यूज़ होने लगा, जैसे गैसोलीन है, पेट्रोल है, इससे ट्रांसपोर्ट और फास्ट हो गया, चीपर हो गया। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ हुई, नए नए केमिकल जैसे कि डाई, फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोजिव, ये बहुत ज़्यादा बनाए जाने लगे। फॉर एग्जांपल द हेबर बॉस्ट प्रोसेस हेल्प प्रोड्यूस अमोनिया, बूस्टिंग फार्मिंग आउटपुट। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए केमिकल्स वगैरह बनाए जाने लगे। ग्रोथ ऑफ द स्टील इंडस्ट्री, अ न्यू मेथड जिसको कहा जाता है बेसमेर प्रोसेस। ये एक नया प्रोसेस जिसको हेनरी बेसमेर ने इन्वेंट किया था। इससे स्टील और सस्ता हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। स्टील का यूज़ होता है रेलवे बनाने में, रेलवे का सामान बनाने में, शिप्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, स्काई स्क्रैपर्स बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं जो, फैक्ट्रीज बनाने में। सो स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रेन फास्ट हो गई क्योंकि अब क्या है, अच्छे स्टीम इंजन आ गए, स्ट्रॉन्ग स्टील की रेल्स बन रही थी, सामान को इधर से उधर ले जाना इजी हो गया, चीप हो गया। ठीक है, दूर दूर की इंडस्ट्री का सामान भी इधर से उधर ले जाया जा सकता था। कम्युनिकेशन के फील्ड में एडवांसमेंट हुआ, टेलीग्राफ और बाद में टेलीफोन आया, जिसको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया। लोग दूर से बैठे हुए एक दूसरे से बात कर सकते थे, डिसीजन ले सकते थे। साइंटिफिक रिसर्च एंड लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट और कंपनीज ने मिलकर लैब्स बनाई साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जिससे नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन हुआ। फॉर एग्जांपल थॉमस एडिसन की लैब, जहाँ पे उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, फोनोग्राफ बनाया। बेल लैब्स एक लैब थी जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें बनाते थे। जर्मन लैब्स हैं जो केमिस्ट्री, प्रोड्यूसिंग, ये केमिकल्स वगैरह बनाना, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन, डाई बनाने में काम करते थे। रॉयल इंस्टीट्यूशन इन लंदन, कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जैसे माइकल फेरेडे, इन्होंने क्या करा, इंपॉर्टेंट रिसर्च करी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, मैग्नेट वगैरह के ऊपर। मास प्रोडक्शन एंड कंज्यूमरिज्म, अब और क्या हुआ, नई नई मशीनें और जब मेथड आए तो अब सामान बड़ी क्वांटिटी में बनाया जा सकता था। जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्राइस कम होने लगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। सो एक तो यहाँ पे की पॉइंट्स में एक वर्ड आता है फोर्डिज्म, यानी कि हेनरी फोर्ड ने 1913 में असेंबली लाइंस का यूज़ करके कार्स को जल्दी से जल्दी बनाया। मतलब इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई बड़ी बड़ी कार बनाने की। आपने फोर्ड गाड़ी का नाम भी सुना होगा। ऑटोमेटिक मशीन्स, ये क्या है, जब ऑटोमेटिक मशीनें आई तो काम और ज़्यादा फास्ट हो गया और एफिशिएंट हो गया। ग्लोबल ट्रेड बढ़ने लगा, जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, तो इंटरनेशनल मार्केट और बड़ी हो गई।
एडवर्टीजमेंट्स होने लगे बिज़नेस वगैरह को आगे बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में। अर्बनाइजेशन हुआ, वर्किंग क्लास का राइज हुआ, बहुत सारे लोग गाँव को छोड़कर शहरों में चले गए इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इससे क्या है, एक नया वर्किंग क्लास का राइज होता है। जो लोग गाँव से आए थे, सिटीज़ में जल्दी से जल्दी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है और वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो इससे क्या है कि लोगों की आवाज़ उठाने के लिए लेबर यूनियंस बनने लगी, वर्कर्स मूवमेंट होने लगे ताकि उनको सही पैसा मिले। सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि एक चीज़ देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो वर्कर लोग हैं वो बेचारे गरीब ही रह गए। तो रिच एंड पुअर का गैप देखने को मिला। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोटेक्शनिज्म हुआ क्या, बहुत हाई टैक्स लगाए जाने लगे इंपोर्ट पर, कि किसी भी देश में अगर लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो टैक्स लगाया जाएगा, तो वो सामान महंगा हो जाएगा। ये क्यों होता है, अपने देश के सामान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, इंपोर्टेड कम यूज़ करें। सो यूएसए ने तो एक लॉ बनाया, द मैकिनली टैरिफ, ताकि लोकल इंडस्ट्री से ही लोग सामान खरीदें। कलोनियल ट्रेड, यानी कि ब्रिटेन जैसे देश ने तो क्या करा, रॉ मटेरियल अपनी ही कॉलोनीज से उठाया, जैसे इंडिया से, और उसको बनाकर कपड़े बनाकर और जो भी सामान बनाकर वापस से बेचा मार्केट में। इकोनॉमिक सपोर्ट, जर्मनी अंडर द बिस्मार्क के उसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हुई जर्मनी में, और ट्रेड एग्रीमेंट्स होने लगे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ऐसे ही फॉर एग्जांपल। इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, बड़े बड़े पोर्ट बनाए जाने लगे, नेवी बनाई जाने लगी, ठीक है, ताकि जब शिपिंग होगी, सामान इधर से उधर जाएगा, तो वो ग्लोबल ट्रेड सेफ हो, ठीक है। बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, एक स्टेबल बैंकिंग का सिस्टम आया, बिजनेस ताकि और अच्छे से चल सकें, लोग पैसा लगा सकें। एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड हुआ क्या, ये सभी चेंजेस की वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा, बूम हुआ, नई मार्केट्स खुली, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, ठीक है, सामान इधर से उधर बिकने लगा। अगला टॉपिक है हमारा द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1873, द लॉन्ग डिप्रेशन भी इसको कहा जाता है। लॉन्ग डिप्रेशन और या फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन 1873 का, ये क्या था, एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, जो 19th सेंचुरी में आया, जो 1873 में स्टार्ट हुआ था, और बहुत सी कंट्री पे इसका असर देखने को मिला, खासकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पर। हुआ क्या, ये है क्या, देखिए, ये डिप्रेशन जो है 1873 का, लंबे समय तक इंडस्ट्रीज़, बैंक, जॉब, लोगों का जीवन सभी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ था जब कोलैप्स हुआ था द वियना स्टॉक एक्सचेंज का ऑस्ट्रिया में, और धीरे धीरे अमेरिका तक ये जो डिप्रेशन है ये फील हुआ। इससे बिज़नेस ख़राब हो गए लोगों के, बैंक कोलैप्स हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, गरीबी बढ़ गई, खासकर जो वर्किंग क्लास था। होता क्या है कि 1880s के आसपास इकोनॉमी वापस से रिकवर करने लगती है, जब न्यू टेक्नोलॉजीज़ का राइज़ होता है और रेलवे का एक्सपेंशन होता है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है। लेकिन ये डिप्रेशन क्या था, देखो, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा एक टाइम पे। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि पीपल वर गैसिंग प्राइजेस वुड गो अप एंड इन्वेस्टिंग मनी विदाउट रियल डिमांड, यानी कि जिस चीज़ की डिमांड भी नहीं है उस चीज़ पे लोगों ने पैसा लगाया ये सोच के कि ये चीज़ के कल को रेट बढ़ेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो हुआ क्या, यूएसए के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट लगाया गया रेलवेज़ को बनाने के लिए, बट देयर वर नॉट इनफ पैसेंजर्स, इतने लोग ही नहीं रहते थे वहाँ पे, जितने पैसेंजर नहीं है, जितना कार्गो नहीं है, जितना उन्होंने रेलवे बना दिया। सो बहुत सारी कंपनियाँ अपना पैसा वापस नहीं बना सकी, मतलब उनका पैसा गया। रियल एस्टेट बबल, वियना और यूरोप में क्या हुआ, लोगों ने सोचा प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद ली। अब भाई रेट्स तो सारे गिर गए, अब वो बढ़ने की जगह कम हो गया रेट, तो ऐसे में क्या होगा, लॉस हो गया लोगों का। स्टॉक मार्केट में भी दिक्कत आ गई, इन्वेस्टर लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया, अब वो स्टॉक्स नीचे गिर गए और लोगों में पैनिक हो गया, तो लोगों ने अपने सस्ते दामों पर शेयर सेल कर दिए, मार्केट क्रैश हो गई। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई, बैंक वगैरह न्यू थी उस टाइम पे, इतना ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं होता था, सो बैंक वालों ने भी रिस्की लोन देने शुरू कर दिए रेलवे और जो प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट होते थे उन लोगों को। अब लोगों को जब पता चला रेलवे के तो वो फेल हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और जो वो प्रॉपर्टी है उसके रेट गिर गए हैं, तो भाई बैंक का तो पैसा चला गया, बैंक तो रिकवर ही नहीं कर पाया जो लोन दिया था। सो लोन्स को लोग वापस से भर नहीं पा रहे थे, जो बैंक रन्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसे निकालने बैंक पहुंच गए कि भाई बैंक खाली ना हो जाए, ये बैंक के पैसे तो आएंगे नहीं वापस, हमारा जो जमा पैसा है कम से कम वो तो निकाल लें।
तो जब सारा पैसा निकल जाएगा तो बैंक क्या होगी, बैंक करप्ट हो जाएगी, बैंक में सारा पैसा चला जाएगा। यूएसए में खासकर ऐसा हुआ। सो इसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है अपने को। ग्लोबल ट्रेड एंड मार्केट इनस्टेबिलिटी, क्यों यूरोप में और अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो इंटरनेशनल ट्रेड तो स्लो डाउन होना ही था। सो इससे क्या है, दिस हर्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्रीज दैट सोल्ड गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, फार्मिंग प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स। इन सभी देशों को बहुत नुकसान हुआ जो इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे। फिर क्या है, आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर, कुछ वॉर्स हुई हैं। सबसे बड़ी जो दो मेजर वॉर्स हैं, एक है फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 से 71। फ्रांस को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा था जर्मनी को, ठीक है। एक टाइम आया था, ठीक है, जब जर्मनी का दबदबा ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा था, तो वो बहुत पैसा लगा। सो यूरोप की इकॉनमी के ऊपर प्रेशर बनेगा। फिर अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 65 तक चलती है, जिससे यूएस की इकॉनमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और हुआ क्या, इससे मार्केट भी अनस्टेबल हो जाती है। तो जब भी वॉर होती है तो इकॉनमी पे असर पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड राइजिंग कॉस्ट, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो जब गिरने लगा तो फार्मर्स की इनकम कम हो गई, और जो कोयले का प्राइस है, आयरन का प्राइस है, बाकी के रिसोर्सेज हैं वो महंगे हो गए। तो फैक्ट्रीज़ जो है वो अब महंगे में सब कुछ बना रही है, सामान उनको सस्ते में मिल नहीं रहा। तो जब सब महंगा होगा तो क्या, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएंगी, लोगों को जॉब ज़्यादा नहीं मिलेंगी, ठीक है। रूरल पॉवर्टी बढ़ने लगेगी, ठीक है। गाँव के लोग जो हैं वो बेचारे, जब एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। पुअर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, अब गवर्नमेंट ने भी कुछ इतना अच्छा कोई इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह नहीं बनाई कि ये जो क्राइसिस को मैनेज किया जा सके। सो इससे क्या है, कोई हेल्प नहीं मिली इंडस्ट्रीज़ को, वर्कर्स को। मैनी गवर्नमेंट्स, उन्होंने क्या करा, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने बहुत टाइट मनी पॉलिसीज़ बनाई, और इससे क्या हुआ, और ज़्यादा रिकवरी स्लो डाउन हो गई। सो इससे चीज़ें अच्छी होने की जगह और बिगड़ गई, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि आप ट्रेड नहीं करोगे बाहर, अपना ही सामान यूज़ करोगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1873, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या है, 20 साल तक ये चला, ये कोई छोटा क्राइसिस नहीं था, इसीलिए आप पढ़ रहे हो उसको सिलेबस में। 20 सालों तक ये मंदी चली है, जब भी इसको हम लॉन्ग डिप्रेशन कहते हैं। और इंडस्ट्रीज़, फार्मिंग, बैंक, ट्रेड, सारे के सारे जो सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी के, सब के सब अफेक्ट हुए थे। यूरोप, यूएसए, बाकी की कंट्रीज़ को भी सफ़र करना पड़ा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो गिर गया था, फैक्ट्रीज़ ज़्यादा सामान बना नहीं पा रही थी, बहुत सारे वर्कर्स को अपनी जॉब जो है वो खोनी पड़ी। कुछ फैक्ट्रीज़ तो पूरी तरीके से ही बंद हो गई। वर्कर्स सिटीज़ में घूम रहे थे जॉब के लिए। इससे क्या है, गरीबी बढ़ी, सोशल अनरेस्ट हुआ, सोसाइटी में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया। राइज़ इन लेबर स्ट्रगल्स, हुआ क्या, लोग थक चुके थे, उनको दिहाड़ी ज़्यादा मिलती नहीं थी, पुअर वर्किंग कंडीशन होती थी, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज ऑन इट्स पीक, ठीक है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी। और वो प्रोटेस्ट करने लगे, यूनियंस बनाने लगे। ट्रेड यूनियन बनी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, ताकि उन वर्कर्स को अच्छा पैसा मिले, उनको कम घंटे काम करना पड़े, वर्कर्स के राइट के बारे में बात हो। बैंक फेलियर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बैंक में तो पैसा ही ख़त्म हो गया, लोग अपना अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसको बैंक रन कहा जाता है। सो इससे सिचुएशन और वर्स हो गई, ठीक है। बैंक रन आउट ऑफ मनी, तो इससे क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गए, ठीक है। जो सामान है जैसे वीट है, कॉटन है, इन सभी का प्राइस एकदम से नीचे गिर जाता है, तो फार्मर्स को ज़्यादा पैसा तो मिलेगा नहीं। फार्मर्स कम पैसा अगर कमाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि उनका दिवालिया निकल जाएगा भाई, उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी, लोगों को सिटीज़ में जाना पड़ेगा काम धंधा ढूंढने। जब एग्रीकल्चर से फ़ायदा नहीं होगा तो रूरल इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र होगी। डिक्लाइन इन ग्लोबल ट्रेड, जब इतना सब क्राइसिस आने लगा तो कंट्रीज़ बॉट एंड सोल्ड लेस फ्रॉम ईच अदर, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना कम हो गया, तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड भी कम हो गया। बहुत सारी कंट्रीज़ ने प्रोटेक्शनिज्म, जो पीछे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये करना स्टार्ट किया, खासकर अमेरिका में। फॉल इन रियल एस्टेट प्राइसेस, मैंने आपको बताया ज़मीन के, प्रॉपर्टी के दाम एकदम नीचे गिर गए, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो बिल्कुल डाउन चला गया। बिल्डिंग्स को बनाया लेकिन पूरा लोगों ने नहीं बनाया, बोला फ़ायदा तो कोई होगा नहीं। तो जब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगा तो फ़ायदा भी नहीं होगा, और इतना इन्वेस्टमेंट भी कर दिया तो पैसा भी डूब गया काइंड ऑफ। सोशल इनस्टेबिलिटी एंड क्राइम, जब जॉब चली गई तो गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत लोग गुस्से में हो गए, डेस्परेट हो गए, तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे, कोई दंगा कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई चोरी चकारी कर रहा है, डकैती कर रहा है। सिटीज़ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गई और अनसेफ हो गई इस टाइम पे।
फिर गवर्नमेंट के एक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट्स को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि उसको कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ गवर्नमेंट्स ने बैंकिंग रिफॉर्म्स करे, लेबर के लिए जो वर्किंग क्लास के लिए लॉज बनाए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए। तो इस डिप्रेशन से पता चलता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। पॉलिटिकल चेंजेस, लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम डाला कि भाई ये सारा क्राइसिस गवर्नमेंट की वजह से आया है। तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स है वो गिर गई कई कंट्रीज़ में। फिर कुछ नए आइडियाज़ इस टाइम पे पॉपुलर होते हैं, जैसे सोशलिज्म। ठीक है, लोगों को लगता है कि एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी जो सब कुछ खुद करेगी और सोसाइटी के वेलफेयर की बात करेगी, वर्कर्स के राइट की बात करेगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे जो गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाएगा। तो उनको वैसा कोई चाहिए था। ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हुआ क्या, इस क्राइसिस से सर्वाइव करने के लिए इंडस्ट्रीज़ और जो फार्म्स थे उन्होंने नेचर का यूज़ किया। ज़्यादा से ज़्यादा कोयला, आयरन, ज़मीन सबका यूज़ हुआ, एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज हुआ। रूरल जॉब, यानी कि गांव के लेवल पर तो बहुत लोगों की जॉब चली गई, क्योंकि लोग सिटीज़ में एक तो चले गए और अर्बन एरियाज़ क्राउडेड और मैसी हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रशियन रेवोल्यूशन। फेब्रवरी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन पे भी आ सकता है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो मैं आगे अब आपको बताऊंगा। सो द रशियन रेवोल्यूशन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो बहुत ही बड़ी ये रेवोल्यूशन थी। हुआ क्या था, ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है 1917 में और इसी की वजह से रशियन एम्पायर ख़त्म हो गया था। पहले रशिया का एक किंग हुआ करता था जिसको ज़ार कहा जाता था, और एम्पायर ख़त्म होकर एक नई कंट्री बनी, सोवियत यूनियन। ठीक है, तो ये हमें पूरी स्टोरी पढ़नी है। सो एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिनको बोल्शेविक पार्टी कहा जाता था। ठीक है, और उसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। तो इनका सबसे बड़ा रोल था, और वो क्या है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी फार्मर लोगों से, वर्कर लोगों से, सोल्जर लोगों से। ठीक है, सो हुआ क्या, इन सब ने मिलकर जब रेवोल्यूशन करा तो जो ज़ार था, जो इनका किंग था, उसका रूल ख़त्म हो गया। जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई और बोल्शेविक पार्टी जो थी उसके हाथ में सारा कंट्रोल आ गया। सो ये रेवोल्यूशन हुई क्यों, देखो, एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। रशिया की इकॉनमी बहुत वीक थी, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, पैसा कुछ था ही नहीं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, गवर्नमेंट पूरी करप्ट थी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करती थी। सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा, गरीब लोगों के पास कुछ नहीं था, अमीर लोगों के पास सारी पावर, सारी वेल्थ। वर्ल्ड वॉर 1 में देखें तो रशिया इन्वॉल्व था और इससे क्या है, आम लोगों का जीवन बहुत ख़राब हुआ। बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए और खाने की शॉर्टेज हो गई, फ्यूल की शॉर्टेज हो गई। सो रशियन रेवोल्यूशन सबसे पहले 1905 में होती है। रशियन रेवोल्यूशन जो 1905 की थी, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था रशिया की हिस्ट्री में। यहाँ पे देखने को मिलता है सभी लोग गुस्से में थे, वर्कर हों, पीजेंट्स हों, सोल्जर्स हों। ठीक है, ज़ार निकोलस सेकंड था जो इनका किंग था, एम्परर था, उसके खिलाफ सब लोग गुस्सा थे। सो ये रेवोल्यूशन इसीलिए स्टार्ट हुई कि लोग बहुत गरीब थे, लोग सफ़र कर रहे थे, सोशल इनजस्टिस था, पॉलिटिकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा था, ज़ार डिक्टेटर की तरह रूल करता था, मिलिट्री फेलियर था। ठीक है, रशिया बहुत ज़्यादा वॉर में हार रहा था, जापान वगैरह से भी। सो बहुत प्रॉब्लम थी। तो एक इवेंट आता है ब्लडी संडे का, जनवरी 9, 1905। बहुत बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट होता है। एक पीसफुली मार्च हो रहा था लोगों का, जिसको लीड कर रहे थे फादर गैपन, जो कि एक प्रीस्ट थे। बहुत सारे वर्कर्स थे, हज़ारों लोग उनके साथ, जो कि ज़ार के पैलेस की तरफ जा रहे थे एक लेटर देने उनको अपनी प्रॉब्लम्स का। उनको लगता था कि ज़ार उनकी हेल्प करेगा, और उनको लगता था कि उनको पता नहीं होगा ज़ार को कि लोग कितने दुखी हैं, तो वो लेटर देने जा रहे थे। हुआ क्या, सुनने की बजाय ज़ार के सोल्जर्स ने गोलियां चला दी और हज़ारों लोग मारे गए। लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए, कई हज़ार लोग इंजर्ड हो गए। ये इतना ट्रेजिक इवेंट है ना, इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। इस वजह से ब्लडी यानी कि खूनम खून, खून खराबा हो जाना। व्हाट हैपेंड आफ्टर ब्लडी संडे, क्या हुआ इसके बाद, प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गई पूरे रशिया में। लोग मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये बड़े बड़े शहर हैं रशिया की, यहाँ पे लोग जाके प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, पीजेंट लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया गांव वगैरह में। फिर पोलैंड में क्या हुआ, पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर जो एक टाइम पर था, लोगों ने रेबेलियन करा। इवन जो सेलर्स थे, लाइक जो पोर्ट वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, वो भी रिवोल्ट में शामिल हो गए। ग्रैंड ड्यूक सेर्गी, एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली का मेंबर था, उसको रेवोल्यूशनरी लोगों ने मार दिया। सोचो, ये किंग के बहुत पास था, इसको मरवा दिया गया। ज़ार ने क्या रिस्पॉन्स किया,
तो ज़ार बहुत डर गया, उसको लगा कि भाई मेरे को कुछ प्रॉमिस करने पड़ेंगे लोग, वरना सब कुछ ख़राब कर देंगे। उसने बोला वो एक ड्यूमा बनाएगा। ड्यूमा का मतलब होता है एक पार्लियामेंट काइंड ऑफ, कि वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें, खुद से अब मैं सब कुछ नहीं करूँगा। कहते हैं लोगों को वोटिंग का राइट दूंगा, कुछ लीगल रिफॉर्म्स करूँगा, और कोई भी कानून अगर बनेगा तो वो ड्यूमा के अप्रूवल से बनेगा। तो इसने लोगों को एक दिलासा दिया, बट ही डिडंट गिव रियल पावर टू द ड्यूमा। इन रियलिटी ड्यूमा के पास इतनी पावर नहीं थी। वर्कर और पुअर जो लोग थे वो अभी भी इस ड्यूमा वगैरह से दूर थे। तो ज़ार के जो प्रॉमिस थे वो बस प्रोटेस्ट रोकने के लिए थे, कोई रियल चेंज उसने नहीं किया। रोल ऑफ द सोवियत एंड लियोन ट्रॉट्स्की, ये लोग कौन है? ये सोशलिस्ट लीडर्स थे। सेंट पीटर्सबर्ग में वर्कर लोगों ने अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव बनाए कुछ इलेक्ट करके, और सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत एक काउंसिल, एक ग्रुप बनाया, और इसका लीडर था लियोन ट्रॉट्स्की, जो कि मेन बंदा है, यहीं से सोशलिज़म के विचार फैलते हैं। तो ये जो सोवियत लोग होते हैं जो सोशलिज़म को मानते हैं, जो इन्होंने ग्रुप बनाया, लोगों को बोलने लगे कि भाई कोई टैक्स मत दो राजा को जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं होती। ज़ार ने तो अरेस्ट भी कर लिया ट्रॉट्स्की को और बाकी लीडर्स को भी, जो कि स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे थे। फिर है रेवोल्यूशनरी स्प्लिट। होता क्या है, कुछ रेवोल्यूशनरी लोग चाहते थे कि मूवमेंट ख़त्म हो जाए और रिफॉर्म्स वगैरह हों। कुछ थे, कुछ सोशल डेमोक्रेट्स, वो चाहते थे एक पूरा चेंज हो, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने। सो इससे क्या है, रेवोल्यूशन दो पार्ट्स में बटा हुआ था। कोई चाहता था सिर्फ जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें लॉज नए आ जाएं, कोई कहता था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही नया बने। फिर ये रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ 1907 में। ज़ार के पास फिर से पावर आ गई, उसने अपने वादे तोड़े, रेवोल्यूशनरी लोगों को मारा, और लोगों ने, बट पीपल हैड लर्न इंपॉर्टेंट लेसन्स, लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस रेवोल्यूशन से। 1905 की रेवोल्यूशन इसीलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये फेल तो हो गए थे लोग, लेकिन लोगों को ये दिखा कि हाँ लोगों को चेंज चाहिए, और एक वेकअप कॉल था, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, भाई खड़े हो जाओ, नहीं कुछ होगा तो आगे एक और रेवोल्यूशन हो सकती है। और नए पॉलिटिकल आइडियाज़ आए, लोग रेवोल्यूशन करना सीख गए। सोवियत लोग जो ये ग्रुप बनाया था वर्कर्स वगैरह का, थोड़े समय के लिए आए, लेकिन आगे की रेवोल्यूशंस के लिए ये लोगों को मोटिवेशन मिला। फिर आती है 1917 की रेवोल्यूशन, जिसको कहा जाता है द अक्टूबर नवंबर रेवोल्यूशन, जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अक्टूबर रेवोल्यूशन को, जो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, 1917 में हुई। बहुत बड़ा इवेंट है रशियन हिस्ट्री का, आपने इसके बारे में सुना होगा। कम्प्लीटली पॉलिटिकल सिस्टम रशिया का चेंज हो जाता है इसकी वजह से। हुआ क्या था देखो, बिफोर अक्टूबर 1917 में क्या हुआ था, पहले फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, हैड ऑलरेडी रिमूव ज़ार निकोलस फ्रॉम पावर। फिर क्या, एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनी जब ज़ार को हटा दिया गया, बट वो फेल हो गई टेम्प्रेरी गवर्नमेंट, क्योंकि बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक वॉर, पॉवर्टी, हंगर, लैंड इश्यूज, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। लोग अभी भी अनहैप्पी थे, कंट्री में एक पॉलिटिकल केओस था। फिर क्या है, बोल्शेविक लोग आते हैं। हु वर बोल्शेविक? सिर्फ जो आप फोटो देख रहे हो, ही इज़ लेनिन। बोल्शेविक एक रेवोल्यूशनरीज का ग्रुप था जिसके लीडर हैं व्लादिमीर लेनिन। वो मानते थे सोशलिज्म में कि सरकार सब कुछ कंट्रोल करे, लैंड, फैक्ट्री, रिसोर्सेज सब गवर्नमेंट के हो, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो, कोई राजा वाजा ना हो, बड़े अमीर लोगों के हाथ में कुछ भी ना हो। उनका मोटो था पीस, लैंड एंड ब्रेड, यानी कि हम सभी को खाना देंगे, ज़मीन देंगे और शांति से रहेंगे। व्हाट हैपेंड, अक्टूबर रेवोल्यूशन में हुआ क्या, 1917 में बोल्शेविक्स ने पूरा कंट्रोल कर लिया पेट्रोग्राद के ऊपर। पेट्रोग्राद क्या है, जो आज का सेंट पीटर्सबर्ग है, द कैपिटल ऑफ रशिया एट दैट टाइम। उस टाइम की जो कैपिटल थी उसको कंट्रोल में ले लिया बोल्शेविक्स ने, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको उन लोगों ने हटा दिया, ठीक है। और फिर क्या होता है देखो, ये टेक ओवर करने के बाद बहुत जल्दी से ये सब चीज़ें हुई, बहुत स्ट्रैटेजिक उसमें हुई, कोई बहुत मेजर बैटल नहीं हुई, एक प्लान तरीके से सब कुछ किया। गवर्नमेंट को हटाना था, उनकी बिल्डिंग्स को, रेलवे को, कम्युनिकेशन सिस्टम को सीज कर दिया इन्होंने। बोल्शेविक्स रिमूव्ड अर्लियर लीडर्स, पुराने सभी नेताओं को उन्होंने हटा दिया और अपने खुद के सपोर्टर्स को उन्होंने नेता बना दिया, और उन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई जो कि सोशलिस्ट आइडियाज़ से इंस्पायर्ड थी। और पावर जो है वो वर्कर्स के हाथ में, पीजेंट्स के हाथ में, गरीब लोगों के हाथ में, सोल्जर्स के हाथ में आ गई, जो पहले सिर्फ किंग के पास होते थे। अब आप सोचोगे इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अक्टूबर 1917 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रशियन कैलेंडर, जिसको जूलियन कैलेंडर कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हुई थी। आज का जो कैलेंडर है उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो आप देखते हो ना इंग्लिश कैलेंडर। सो उसके अकॉर्डिंग तो ये नवंबर में हुआ था 1917 में।
तो लेकिन जो रशिया है उसका जो खुद का कैलेंडर है उसमें जूलियन कैलेंडर उसको हम कहते हैं, तो वो नवंबर जो है वहाँ पे अक्टूबर कहलाता है, इसीलिए इसको आप अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कई जगह पे पढ़ते हो। वाई वॉज दिस रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखो, एक तो रशियन एम्पायर ख़त्म हो गया, रशिया ऑफिशियली एक सोशलिस्ट कंट्री बन गया, और अब क्या, एक सोवियत यूनियन नाम से यूएसएसआर जो आपने सुना होगा, ठीक है, जो आगे चल के एक सुपर पावर भी बना। 1922 में सोवियत यूनियन बना इन्हीं लोगों का, एक पार्टी का रूल आया, ठीक है, रशिया में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेकर अपनी आई, सोशलिज्म, सब सरकारी होगा, कोई किंग नहीं होगा, कोई कैपिटलिस्ट, कोई अमीर बंदा नहीं होगा, सिर्फ वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनका सब कुछ चलेगा। फिर आती है फेब्रवरी रेवोल्यूशन 1917 की। अब ये क्या है, इसको फेब्रवरी रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जूलियन कैलेंडर जो है रशिया का, उसके अकॉर्डिंग ये फेब्रवरी में हुई थी, लेकिन आज की डेट के हिसाब से ये मार्च में हुई थी, सो इसीलिए हम इसको फेब्रवरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं। हुआ क्या, देखो, हाउ डिड द फेब्रवरी रेवोल्यूशन बिगिन? जो रेवोल्यूशन है ये पेट्रोग्राद में स्टार्ट हुई, सेंट पीटर्सबर्ग में। लोग जो थे, खासकर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और जो विमेन थी, वो रोड पे आ गए, कहते हैं हमें खाना नहीं मिल रहा, फूड की शॉर्टेज है, कुछ करो। सो द पुलिस ट्राइड टू स्टॉप देम, पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, बट प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे, वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे। 11 मार्च को गवर्नमेंट ने सोल्जर्स भेजे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। कुछ सोल्जर्स तो ऐसे थे, ठीक है, सम सोल्जर्स इवन फायर्ड ऑन द क्राउड, फायरिंग भी हो गई, लोग मारे भी गए। बट समथिंग सरप्राइजिंग हैपेंड। हुआ क्या, मैनी सोल्जर्स रिफ्यूज टू शूट एट द ऑर्डिनरी सिटीजन। बहुत सारे सोल्जर्स ने गवर्नमेंट को मना कर दिया कि हम आम लोगों को नहीं मानेंगे। कुछ लोग तो प्रोटेस्टर बन गए, सोल्जर्स, सो इससे प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गई। फिर क्या है, ज़ार पूरी तरीके से उसका रूल जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हुआ क्या था, ये मैं आपको पीछे की स्टोरी बता रहा हूँ। 12 मार्च को रशियन पार्लियामेंट, जो डूमा इसने बनाया था, वहाँ पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, ठीक है। कुछ ही दिन बाद ज़ार निकोलस सेकंड जो था उसको गिव अप करना पड़ा उसका थ्रोन। 300 साल तक जो रोमानोव फैमिली का रूल था रशिया में, वो ख़त्म हुआ। प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बताया ना बोल्शेविक से पहले वाली, जब ज़ार ख़त्म हुआ, उसका रूल ख़त्म हुआ, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट आई कि कंट्री को टेम्परेली कोई तो मैनेज करेगा ना। सो उसको लीड कर रहे थे प्रिंस वोव, ठीक है। बाद में अलेक्जेंडर केरेंस्की ये आए, एक बहुत यंग लॉयर थे, कंट्री को संभालने आए प्रोविजनली। ये गवर्नमेंट का काम था लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देना, लोगों को यूनियन बनाने की फ्रीडम देना, लोगों को इक्वालिटी देना। सो लोगों को स्ट्राइक करने का राइट दिया गया, लोगों को सिविल राइट्स दिए गए, ताकि एक लिबरल डेमोक्रेसी आए रशिया के अंदर, स्टेबिलिटी आए। बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, कंटिन्यूड वर्ल्ड वॉर 1 इवन दो मोस्ट रशियंस वांटेड टू लीव द वॉर। ये गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया को अंदर घुसा के रखा, जबकि लोग चाहते थे वॉर में मत जाओ। फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी भाई, खाने के पैसे नहीं हैं। गरीब लोग बेचारे, जो किसान हैं, पीसेंट्स हैं, वो फार्म्स को लूटने लग गए, दंगे फसाद होने लग गए। पीपल लॉस्ट फेथ इन प्रोविजनल गवर्नमेंट, लोगों का भरोसा उठ गया प्रोविजनल गवर्नमेंट से। सो रशिया बिटवीन फेबररी एंड अक्टूबर 1917 के बीच में, यही फेबररी रेवोल्यूशन के बाद रशिया जब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था, तो दो पावर के सेंटर बन चुके थे। एक तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो काम कर ही रही है, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया गया था, और एक तरफ थे सोवियत लोग, जो बेचारे वो वर्कर के सपोर्ट वाले नेता थे, ठीक है, जो पेट्रोग्राद में अपना वर्चस्व बना चुके थे। ये जो सोवियत वाले लीडर्स थे, ये चेंज करना चाहते थे वॉर ख़त्म हो, गरीब लोगों को लैंड दिया जाए, 8 आवर वर्क डे हो, सिर्फ 8 घंटे तक ही काम करवाओ, वर्कर लोगों को राइट दो, गरीब लोगों को भी राइट दो। बट प्रोविजनल गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले नहीं पा रही थी। सो इससे एक ड्यूअल पावर सिचुएशन क्रिएट हुई कि पावर दो जगह जा चुकी थी। आउटकम क्या निकला, केरेंस्की एक नया लीडर था, वो वॉर में कंटिन्यू रहना चाहता था, जो कि बाकी लोगों को वॉर पसंद नहीं थी। तो कुछ रेवोल्यूशनरी लोग जो बोल्शेविक्स थे, ठीक है, जो सोवियट्स थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट लिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट वीक होती जा रही थी दिन प्रतिदिन, लोग जो है चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग लीडर बने। सो इतना अनरेस्ट हो गया, इतना डिससेटिस्फैक्शन हो गया कि अक्टूबर में बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हुई, जब बोल्शेविक्स ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और लेनिन उनका मेन नेता बना। लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या है, देखो, 1917 में जब फेब्रवरी रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ, तो व्लादिमीर लेनिन जो है रशिया वापस आया, ठीक है, फिनलैंड से। वो जब आया पेट्रोग्राद में, तो उसको बहुत बड़ा वेलकम हुआ, और जब भी वो आया तो उसने एक बहुत बड़ी स्पीच दी थी और अपने आइडियाज़ को पब्लिश करवाया, जिसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। मेन आइडिया क्या था, लेनिन चाहता था कि रशिया जो है वो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन से एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की तरफ जाए। वो चाहता था सब कुछ सोशलिज्म के तरह के तरीके से हो। उसका मेन स्लोगन था सारी पावर सोवियत्स के हाथ में हो। वो कहता है कि जो वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं,
उन्हीं को कंट्रोल दो सारा गवर्नमेंट का, कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। तो लेनिन का जो अप्रैल थीसिस है उसमें एक तो वो चाहता था वॉर को बिल्कुल ख़त्म करना, वो चाहता था वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया निकल जाए। दूसरा, नो सपोर्ट टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेनिन कहता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बहुत वीक है, नकली है और सिर्फ अमीर लोगों का उसमें फ़ायदा है, ठीक है। तीसरा है ऑल पावर टू द सोवियत। वो कहता है सोवियत लोग जो हैं, जितने भी वर्कर हैं, जितने सोल्जर्स हैं, वो कंट्री चलाएं, ठीक है, बड़े बड़े नेता ना चलाएं। कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड, वो कहता है जितनी भी ज़मीनें हैं लैंडलॉर्ड से लो और गरीब लोगों में बांट दो। प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म करूँगा, सभी बैंक को नेशनलाइज करूँगा, गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगी, ठीक है, पुलिस आर्मी ब्यूरोक्रेसी सब खत्म कर दूंगा। ये सारे ऑपरेशन के टूल्स हैं। वो कहता है मैं लोगों का एक अलग से कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊंगा नया और सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाऊंगा, यानी कि मोनार्की ख़त्म होगी, एक सोशलिस्ट सिस्टम आएगा। तो लोगों को बहुत पहले तो शौक लगा, बहुत एक्सट्रीम आइडियाज़ लग रहे थे, बहुत रियल भी नहीं लग रहे थे। इवन अदर सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कुछ बड़े बड़े नाम आते हैं जैसे मेनशेविक्स, ये तो कंफ्यूज थे, कह रहे यार हम इसके साथ एग्री करें भी या ना करें, ये तो कुछ ज़्यादा बोल गया। बट लेनिन तो यही अपने विज़न पे अड़ा हुआ था, कहता है जो मेरी स्पीच में मैं बोल रहा हूँ यही करूँगा। हफ्ते दर हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स, पीजेंट, सोल्जर्स जो हैं वो उसको सपोर्ट करने लगे और एक टाइम आया जब लेनिन के हाथ में पावर आ गई। तो पूरा रशियन रेवोल्यूशन का डायरेक्शन लेनिन ने चेंज करवाया। डेमोक्रेसी की जगह वो लोग सोशलिज्म की तरफ गए और यहीं से बोल्शेविक रेवोल्यूशन का एक फाउंडेशन स्टार्ट होता है अक्टूबर के लिए, और लोग सारे एक हो जाते हैं अंडर द बोल्शेविक लीडरशिप। टर्निंग पॉइंट यहीं से आता है। अब ये रशियन रेवोल्यूशन के कारण क्या है अगर मैं आपको बताऊं, मेन मेजर कॉजेस, एक तो क्या है इम्पैक्ट ऑफ द कमर्शियल रेवोल्यूशन। हुआ क्या, लेट 1800s में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रशिया में बनाई जाती थी। बहुत सारे लोग गांव छोड़कर सिटीज़ में आते थे फैक्ट्री में काम करने। सिटी की जो लाइफ होती है ना, वो वर्कर्स का बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो लोगों को ना नए आइडियाज़ के बारे में पता चलता है, तो लोग पॉलिटिक्स और राइट्स के बारे में और अवेयर हो जाते हैं। गाँव के लोगों को नहीं पता होता। तो वर्कर लोग अपनी क्लब बनाने लगे, डिस्कशन ग्रुप्स बनाने लगे, जहाँ वो बातें करते थे पॉलिटिक्स की, इक्वालिटी की, सोशलिज्म की। कुछ सोशलिस्ट आइडियाज़ जैसे कार्ल मार्क्स बहुत बड़े थिंकर हैं, उनके आइडियाज़ इन लोगों तक पहुँचे। तो इससे क्या है, लोगों में गुस्सा आया कि ज़ार का जो रूल है ये ख़त्म करना है। तो ये है। फिर है रिप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ ज़ार। आफ्टर द फेल्ड रेवोल्यूशन, आपको मैंने बताया 1905 की रेवोल्यूशन फेल हो गई थी। लोगों को अच्छा जीवन देने की बजाय ज़ार ने उनका जीवन और ख़राब कर दिया। उसकी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट थी, रूल इतना ऑप्रेसिव था, कोई फ्रीडम नहीं थी, लोगों को कोई आवाज़ उनकी नहीं सुनी जाती थी, कोई उनके पास राइट्स नहीं थे, कोई उनके साथ जस्टिस नहीं होता था, ऑटोक्रेटिक रूल था, लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। हुआ क्या, 1883 में कुछ सोशलिस्ट आइडियाज़ आए जिससे कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, और इसी पार्टी में आगे चलकर 1903 में दो पार्ट्स बने इसी पार्टी के। एक थे मेनशेविक जिसके लीडर थे केरेंस्की, जो चाहते थे पीसफुली तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से सब कुछ हो। एक तरफ थे बोल्शेविक्स जो कि लेनिन लीड कर रहे थे इनको, वो चाहते थे ज़ार को हटा के मैं सब कुछ सोशलिज्म में कर दूँ। तो ये पॉलिटिकल डिवाइड था। पैथेटिक कंडीशन थी वर्कर्स की, कोई मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग नहीं था, लोग बहुत गरीब थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत लेट आया यहाँ पे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था, ठीक है, वो रशियन फैक्ट्रीज़ पे हो तो रहा था, बट वो लोग बस अपना फ़ायदा देख रहे थे, वर्कर्स का कोई नहीं सोच रहा था। वर्कर्स को इतना काम करवाया जाता था, पैसा कम दिया जाता था, उनके साथ ट्रीटमेंट ख़राब होता था, कोई यूनियन नहीं थी, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा फैला, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लोगों में आए। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन रशिया। रशिया वॉज अ बैकवर्ड कंट्री, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी बहुत पीछे था। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी। हंगर, जॉब, एजुकेशन सब कुछ एक साथ कैसे सॉल्व होगा। सो इंस्टेड ऑफ पीस एंड रिफॉर्म, ज़ार की गवर्नमेंट वॉर और कंट्रोल पे लगी हुई है, काम कर नहीं रहे हैं, मारपीट करवाओ इनसे। सो पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, गरीबी। मेजॉरिटी ऑफ द रशियंस, जितने भी रशियन लोग थे, बहुत टेरिबल कंडीशंस में रह रहे थे। सो ये इकोनॉमिक मिजरी बहुत ज़्यादा थी। इम्पैक्ट क्या हुआ रशियन रेवोल्यूशन से, क्या होता है, एक तो ऑटोक्रेटिक रूल जो था वो ख़त्म हो गया। ज़ार का रूल था पहले, ज़ार निकोलस का, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी। इससे रोमानोव डायनेस्टी ख़त्म हो गई, मोनार्की ख़त्म हो गई, और जो नोबल्स होते हैं, एरिस्टोक्रेट्स, उनकी पावर कम हो गई, चर्च की पावर कम हो गई। लोग बिल्कुल इतने सालों से जो सेंचुरीज़ का ऑपरेशन था वो ख़त्म हो गया। क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट। जैसे ही ज़ार का रूल ख़त्म हुआ, रशिया एक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बन गया, यूएसएसआर।
ठीक है। ये पहली दुनिया की कंट्री थी जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडिया पे बनी थी, कार्ल मार्क्स के। मेन इनका यही मकसद था, इक्वालिटी लाना, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग भी स्टार्ट होती है। जब रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ तो रशिया बहुत गरीबी में था, इंडस्ट्रीज़ बहुत वीक थी, इकोनॉमी बहुत ख़राब हो चुकी थी। नई गवर्नमेंट जब बनी तो उन्होंने प्लान डेवलपमेंट किया, लाइक 5 ईयर प्लान्स बनाए। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर काम करेंगे, फिर अगले 5 साल हम इंडस्ट्रीज़ पे काम करेंगे। सो इससे क्या हुआ, रैपिडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, स्टेट के हाथ में सारे कंट्रोल आ गया, इक्वालिटी आ गई, ठीक है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में पहले रिच एंड पुअर का गैप ज़्यादा था, तो इससे रशिया धीरे धीरे एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना आने वाले डिकेड्स में। सोशल इनइक्वालिटी जो थी बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि रेवोल्यूशन का मेन मकसद था क्लासलेस सोसाइटी बनाना। पहले क्लास थी, रिच लोग पुअर लोग अलग अलग क्लियरली दिखते थे। तो इनका मानना था कि सभी लोगों को काम करवाओ, स्टेट का काम है जॉब प्रोवाइड करना, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, प्रॉफिट मेकिंग ये सब नहीं चलेगा। सो रिच एंड पुअर दोनों को इक्वली ट्रीट किया गया, क्लास डिफरेंस धीरे धीरे कम होता गया और सभी लोग कंट्री के लिए काम करते थे, अपना फ़ायदा बनाने के लिए नहीं। फिर एजुकेशन और कल्चर में भी रेवोल्यूशन हुआ, प्रोग्रेस हुआ। सो ज़्यादातर रशियंस अनपढ़ थे पहले, ठीक है, और बहुत उनको इग्नोर किया जाता था, बेचारे गरीब थे। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी स्टेट ने, लिटरेसी बढ़ी, साइंटिफिक थिंकिंग, मॉडर्न एटीट्यूड लोगों में आया। जो लोग पहले अनपढ़ थे, ज़्यादा सोचते भी नहीं थे, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ। ग्लोबली देखें तो सोवियत यूनियन जब बना रेवोल्यूशन के बाद, तो इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। बाकी की कंट्रीज़ को भी इसने इंस्पायर किया कि आप सोशलिस्ट रास्ते को अपनाओ। और ये रेवोल्यूशन एक सिंबल बनी है वर्कर्स के राइट का और इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाने का। एक हिस्टोरियन है एरिक हॉब्सबैम, ठीक है, वो कहते हैं एक्सेप्ट फॉर 1933 to 1945 द पॉलिटिक्स ऑफ द 20th century was a struggle of the old system trying to stop the spread of socialist revolution। तो यहाँ से पता चलता है। ओके, सो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका बैकग्राउंड समझेंगे, इसके कॉजेज़ और इसके इम्पैक्ट्स। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि 1914 से 1918 तक बहुत बड़ी मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जो 20th सेंचुरी का। इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रेट पावर्स शामिल थे और इसमें 2 मिलिट्री अलाइंस बने थे। एक थे अलाइड पावर्स, दूसरे थे सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में बेसिकली ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ठीक है, बाद में यूएसए, इटली, जापान, ये सब जुड़े। सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वॉर के पहले का पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा था वो बताता हूँ। तो यूरोप जो था बेसिकली कुछ पावरफुल मोनार्कीज़ थी जो डोमिनेट करती थी यूरोप को। कुछ एम्पायर्स थे, जैसे ब्रिटेन का एम्पायर है, जर्मनी है, रशिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ओटोमन एम्पायर है। ये जो नेशंस थे ये अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे, मिलिट्री पावर अपनी बढ़ाना चाहते थे, कॉलोनीज़ बनाना चाहते थे, इकोनॉमिक कंट्रोल बनाना चाहते थे। कंपटीशन इतना ज़्यादा हॉस्टाइल हो गया, जब आप ये समझ लो विद कंट्रीज़ प्रिपेयरिंग फॉर वॉर लॉन्ग बिफोर इट बिगिन। बहुत कंट्रीज़ तो अपने आप को तैयार कर रही थी। टेंशन्स क्यों बढ़ी? नेशंस वर फॉर्मिंग सीक्रेट एंड ओपन अलाइंसेस। बड़े बड़े देश अलाइंस बना रहे थे, कल को कोई लड़ाई हो गई तो साथ रहेंगे। मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, देश अपने मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैसा दे रहे थे। नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। सो इसके अलावा एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते थे जो नेशंस थे। एक छोटी सी भी चिंगारी लगा दी तो बहुत बड़ा वॉर हो सकता था। मैं आपको कॉजेज़ बताता हूँ क्या थे। सबसे पहले हैं लॉन्ग टर्म कॉजेज़, जिसमें आता है मिलिटरिज्म, यानी कि यूरोप के जितने भी देश थे वो बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ और नेवीज़ बनाने में लगे हुए थे। नए वेपन्स जैसे कि मशीन गन, टैंक, सबमरीन, फाइटर प्लेन्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा रहे थे। कंट्रीज़ वर प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। हर देश वॉर के लिए तैयार था, मानते थे कि मिलिट्री स्ट्रेंथ प्रूव्ड पावर, यानी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। फिर आता है अलायंस सिस्टम। जो बड़े बड़े देश होते हैं वो अपने डिफेंसिव अलायंस बनाते थे कि किसी एक के ऊपर हमला कर दिया तो सारे के सारे उसको बचाने आ जाएंगे। सो दीज अलायंसेस डिवाइडेड यूरोप इनटू 2 राइवल ग्रुप्स। 2 ग्रुप बने यूरोप में। एक था ट्रिपल एंटेट जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। एक था ट्रिपल अलायंस जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। जब वॉर हुई अलाइज वर ड्रैग्ड इन इवन इफ़ दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो वॉर के बाद क्या हुआ, ये सारे अलाइज मिल गए। पहले तो ये सारे अलग अलग थे। फिर एक और यहाँ पे रीज़न माना जाता है, फिर आता है इम्पीरियलिज्म। जो यूरोपियन पावर्स थे वो चाहते थे अपनी कॉलोनीज़ बनाना है अफ्रीका और एशिया में।
तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ बड़े बड़े पावर्स के बीच में, ब्रिटेन के बीच, फ्रांस, जर्मनी के बीच। सो इससे टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। फिर आता है नेशनलिज्म। पीपल बिलीव्ड देयर नेशन एंड कल्चर वर सुपीरियर। हर देश का बंदा चाहता था कि मेरा देश ही सबसे बेस्ट बने। सो ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग है ये जर्मनी में बहुत ज़्यादा थी, फ्रांस और इटली में बहुत ज़्यादा थी, और एज वेल एज इन स्मॉल एथनिक ग्रुप्स अंडर ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द ऑटोमन एम्पायर। फॉर एग्जाम्पल जो सर्ब लोग थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे ऑस्ट्रिया हंगरी से, ठीक है, जिससे कि बाल्कन्स में जो एरिया है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग भी थी एक रीज़न। फिर है इमीडिएट कॉज, ये था असैसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड। ये कौन था देखो, 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड जो था हेयर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि मतलब इसके ऊपर मतलब वो पूरा ज़िम्मा था इसका, उसको मरवा दिया जाता है इन साराजेवो बाय गैवरिलो प्रिंसिप, जो कि एक सर्बियन नेशनलिस्ट था। सो ऑस्ट्रिया हंगरी ने ब्लेम किया सर्बिया को और उसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब अलाइंस बने हुए थे तो बाकी के कंट्रीज़ भी आ गए। रशिया ने सर्बिया की हेल्प करी, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी की हेल्प करी, फ्रांस एंड ब्रिटेन ने फिर रशिया को सपोर्ट करा। समझ रहे हो, जब आपके अलाइंस बनते हैं ना तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक पे अटैक होगा तो सारे आ जाएंगे। ये चेन रिएक्शन था एक, ठीक है। अब इफ़ेक्ट क्या हुआ इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, देखो ये वॉर 4 साल तक चला। बहुत ही डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस इसको देखने को मिलते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। और सबसे पहला है ह्यूमन एंड मटेरियल लॉस, बहुत ज़्यादा। अराउंड 10 मिलियन सोल्जर्स, 7 मिलियन सिविलियंस मारे गए, मिलियंस मोर वर वाउंडेड एंड डिसेबल, कई लोग जख्मी हो गए, कोई डिसेबल हो गया। सिटीज़ एंड विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, फ्रांस में, बेल्जियम में, ईस्टर्न यूरोप में। लोगों के घरों में किसी का पिता मर गया, किसी का बेटा, किसी का भाई मर गया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो कंट्रीज़ ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वॉर पे स्पेंड करे। यूरोप की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कर्जे में चली गई कंट्रीज़। यूएसए बिकेम रिचर, यूएसए अमीर हो गया, पावरफुल बन गया। एंड एज इट हैड जॉइन लेट, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर में पहले नहीं था, वो बाद में आया था, वो अपने हथियार बेचने में लगा हुआ था। फिर आता है कोलैप्स ऑफ ग्रेट एम्पायर्स। हुआ क्या, 4 बड़े एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर, इसका कोलैप्स हो चुका था और नई कंट्रीज़ बनी थी, ठीक है, इन्हीं एम्पायर से, जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये एक टाइम पे इन्हीं एम्पायर्स का पार्ट थी। सोशल चेंजेस हो रहे थे वॉर की वजह से। बहुत रेडिकल आइडियोलॉजीज़ जैसे कि कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी रशिया में आई, जो मैंने आपको पढ़ाया। इटली और जर्मनी ने तो भाई हिटलर का और मुसोलिनी का राइज देखा। और विमेन टुक ओवर मेंस जॉब ड्यूरिंग द वॉर के समय मेन सारे लड़ने चले गए और विमेन के पास सारी पावर आ गई, और यहीं से फिर विमेन राइट मूवमेंट्स भी चलने लगे। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या था, अ जनरेशन ऑफ यंग मैन वॉज ट्रामेटाइज्ड और लॉस्ट। बहुत सारे यंग लोग जो थे वो ट्रामेटाइज्ड हो गए, कईयों का तो भरोसा उठ गया मोनार्की से, ठीक है। द वॉर वॉज कॉल्ड द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, मतलब कहा जाता है कि ये वॉर इसलिए हुई थी सारी वॉर्स ख़त्म करने को, बट ये ट्रू नहीं है। रिज़ल्ट क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सबसे पहले तो ये हुआ, ट्रीटी हुई एक वर्सेल्स की 1990 में। जर्मनी और अलाइड पावर्स जो थे उन्होंने ये साइन करा। जर्मनी को बोला गया भाई तेरी वजह से सब हुआ है, ठीक है, तुझे रिपेरेशन देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। जर्मनी की कॉलोनीज उनसे छीन ली गई, जर्मनी की टेरिटरी उससे छीन ली गई। जर्मनी को बोला गया अपनी आर्मी कम कर ले, अपने वेपन कम कर ले। सो जर्मन्स को लगा ये तो हमारे साथ बहुत ह्यूमिलेशन हुआ है, अनफेयर हुआ है, तो इससे गुस्सा बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गया जर्मन्स में, और यहीं से एडोल्फ हिटलर का राइज होता है। फिर वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन था ये पीस को मेंटेन करने के लिए। ये आइडिया यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने दिया था, हाउएवर यूएसए इसमें नहीं था, और लीग ऑफ नेशन वॉर भी नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी तो हुआ था ना। फिर है न्यू कंट्रीज़ एंड बॉर्डर्स, यूरोप का मैप पूरा चेंज हो गया, नए नेशन बने, पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पहले ये नहीं थे। सो बहुत सी ये कंट्रीज़ जो थी एथनिकली मिक्स थी, ठीक है, एक ही देश में बहुत सारे एथनिसिटी वाले लोग रह रहे थे, तो जिससे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। जैसे चेकोस्लोवाकिया है फॉर एग्जांपल, वो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में बट गया आगे चल के। पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड राइज ऑफ डिक्टेटर्स, हुआ क्या, जर्मनी में, इटली में, रशिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट था, तो लोगों ने स्ट्रॉन्ग लीडर्स को चुना। जैसे रशिया में लेनिन को चुना गया, ठीक है, जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। इटली में मुसोलिनी था जो फासिस्ट था। हिटलर था जर्मनी का जो नाजी पार्टी का था।
फिर है प्रिपरेशन फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वॉर तो ख़त्म हो गई पर ट्रीटी बहुत अनफेयर थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, गुस्सा बहुत ज़्यादा था लोगों में। तो इसी के साथ हिटलर का भी राइज़ हुआ और धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर सेकेंड का भी बैकग्राउंड बना। अब मैं आपको ट्रीटी ऑफ वर्सेल समझाऊंगा कि आखिर इसमें क्या था। देखो, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है ये जून 28 1919 को साइन हुई थी एट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स इन फ्रांस, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1918 में। ये पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ट्रीटी थी जो कि अलाइड पावर्स, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए और जर्मनी के बीच साइन हुई थी। ठीक है, हुआ क्या, इस ट्रीटी में ये बोलना था कि आगे कोई वॉर ना होए और ये सारा का सारा ज़िम्मा जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया, उसको पनिश किया गया कि कहते हैं उसी ने वॉर करी थी। हाउएवर ये ट्रीटी बहुत ह्यूमिलेटिंग थी, बहुत हार्श थी जर्मनी के लिए। सो इससे धीरे धीरे एडोल्फ हिटलर जैसे बड़े बड़े लीडर्स का राइज़ हुआ जो कि पब्लिक सपोर्ट की वजह से उभरे। वॉर गिल्ट हुआ क्या, जर्मनी को ब्लेम किया गया। आर्टिकल 231 जिसको वॉर गिल्ट कहा जाता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने की जर्मनी पर डाल दी गई और उसके साथियों पर। जर्मनी हैड टू ऑफिशियली एक्सेप्ट ब्लेम, बोला गया जर्मनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जितना भी डैमेज हुआ है, ठीक है, जितने भी ये नुकसान हुए हैं वो सब जर्मनी को अब उसकी भरपाई करनी है। इससे बहुत ही जर्मन लोगों को बुरा लगा, वो कहते हैं उनका पूरा फॉल्ट तो था नहीं। और इससे अलावा लीगली उनको कहा गया कि भाई बहुत पैसे भी तुमसे लिए जाएंगे, हैवी रिपरेशंस, यानी कि फाइनेंशियल बर्डन आ गया जर्मनी पे। जर्मनी को बोला गया कंपनसेशन दो, बहुत बड़ा पैसा उससे मांगा गया, अलाइड पावर्स को दो। टोटल अमाउंट 6.6 बिलियन, ठीक है, इतना कुछ था, अराउंड 33 बिलियन डॉलर उस टाइम का। तो जर्मनी की इकॉनमी तो कोलैप्स कर गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई। बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं इसी इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से नाजी पार्टी को एक मौका मिला आने का। टेरिटोरियल लॉस, जर्मनी को बोला गया तुम्हारा बहुत सारा हिस्सा छीन लिया जाएगा। एल्सेस लॉरेंस उससे छीन के फ्रांस को दे दिया गया। बेल्जियम का एक एरिया, मतलब बेल्जियम को दे दिया गया, यूपेन मेलमेडी नाम से एरिया था। नदन स्केल्सविक नाम से एरिया था, वो डेनमार्क को तो दे दिया गया। पॉलिश कॉरिडोर जो था, जो कि जर्मन के लैंड से बना था, वो पोलैंड को दे दिया गया। फिर है डेंजिग, वो एक फ्री सिटी बना दी गई अंडर द लीग ऑफ नेशंस। ऑल ओवरसीज़ कॉलोनीज जितनी भी थी अफ्रीका एशिया में, वो जर्मनी से ले ली गई और ब्रिटेन, फ्रांस को और जापान को दे दी गई। इतना नुकसान जर्मनी को हुआ, इससे जर्मनी का साइज़ लगभग 30% तक कम हो गया, 13%, लगभग 7 मिलियन लोग इससे अफेक्ट हुए। ठीक है, और क्या होता है देखो, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस, जर्मनी को बोला गया कि भाई तुम्हारी आर्मी कम करो। जर्मन की आर्मी, ठीक है, एकदम कम कर दी गई। ये बोला गया कि हाँ भाई तुम्हारी जो आर्मी होगी 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स नहीं होंगे उसमें। जर्मनी को बोला गया कोई हैवी टैंक नहीं रखोगे, हैवी आर्टिलरी नहीं रखोगे, एयरक्राफ्ट नहीं रखोगे। नेवी में भी सिर्फ 6 बैटलशिप्स होंगी, कोई सबमरीन नहीं होगी। और फोर्स रिक्रूटमेंट वॉज बैन, कि फोर्सफुली आप किसी को रिक्रूट नहीं करोगे। राइनलैंड जो एरिया था जर्मनी और फ्रांस के बीच में, उसको डीमिलिटराइज जोन बना दिया गया कि कोई जर्मन ट्रूप्स और कोई भी वेपन वहाँ पे नहीं रखे जाएंगे। सो इससे जर्मनी को वीक करना था मिलिट्री, कि वो आगे चल के जर्मनी कुछ ना करे। राइनलैंड डीमिलिटराइजेशन, नो जर्मन ट्रूप्स। जैसा मैंने आपको बताया राइनलैंड बहुत बड़ा एरिया है, एक बॉर्डर एरिया है जर्मन और फ्रांस का। सो इस ट्रीटी में कहा गया ये एरिया, यहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं रहेगी, ठीक है, कोई वेपन नहीं रहेंगे। अलाइड ट्रूप्स वुड ऑक्यूपाई द रीजन फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक अलाइड ग्रुप्स जो हैं वो उन्हीं के ट्रूप्स वहाँ रहेंगे। और इसको बोला गया कि फ्रांस को प्रोटेक्ट करने की वजह से ये कहा गया है। लेकिन 1936 में हिटलर ने इस क्लॉज को वॉयलेट करके अपने ट्रूप्स को राइनलैंड भेजा, विच वेंट अनपनिश्ड बाय द अलाइज एंड एनकरेज। इसी की वजह से आगे और ज़्यादा फिर वॉर का चांस बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। लीग ऑफ नेशंस बना। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में बोला गया कि एक लीग बनाई जाए, एक ग्रुप बनाया जाए ग्लोबल लेवल पे जो आगे वॉर्स को प्रिवेंट करे, कोऑपरेशन बढ़ाए लोगों में, ठीक है, डिसआर्ममेंट, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हथियार को छोड़ दें। जर्मनी को बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया था इसमें ज्वाइन करने के लिए, इसको आइसोलेट किया गया। आयरनिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो उसका क्रिएटर है, वो खुद भी इसका मेंबर नहीं था। सो इस वजह से लीग ऑफ नेशन तो वीक था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड को भी वो नहीं रोक पाया। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो यूनाइटेड नेशंस बना था, जो आपने पढ़ा होगा भी आपको मैं। नो यूनियन विद ऑस्ट्रिया, हुआ क्या, ये जो ट्रीटी थी, द ट्रीटी फॉरबेड जर्मनी फ्रॉम यूनाइटिंग विद ऑस्ट्रिया इन एनी फॉर्म। बोला गया ऑस्ट्रिया के साथ आप कभी मिल नहीं सकते जर्मनी वाले।
दिस वॉज मीन टू प्रिवेंट द राइज ऑफ पावरफुल जर्मन स्पीकिंग ब्लॉक इन सेंट्रल यूरोप। कहते हैं क्योंकि जर्मन बोलने वाले लोग एक नहीं होने चाहिए। हाउएवर हिटलर ने इस क्लोज को भी तोड़ा 1938 में, जब वो ऑस्ट्रिया को एनेक्स करता है। और बस उससे क्या है कि पता चलता है ये ट्रीटी बहुत वीक थी और जो हिटलर था उसको जो करना था वो उसने किया। फिर क्या है, नई कंट्रीज़ बनी। इस ट्रीटी से क्या है, पुराने जो एम्पायर्स थे वो टूटे। ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर टूटा। इससे नए देश बने, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया। यहाँ पे एथनिकली बहुत मिक्सअप था, जिससे आगे के कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। शॉर्ट टर्म तो पीस रही बट आगे चल के इनस्टेबिलिटी आई। कंक्लूज़न, क्या ये फेयर था? सो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वर्ल्ड वॉर 1 को तो एंड करवा देती है, लेकिन गुस्सा बहुत था जर्मन लोगों में, क्योंकि बहुत हार्श ट्रीटी थी जर्मन के लिए, बहुत सॉफ्ट थी, ठीक है, फ्रांस के लिए, और बहुत अनसक्सेसफुल थी, ठीक है, अनसक्सेसफुल थी ऐसा माना जाता है। इससे जर्मनी वीक हुआ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लीग ऑफ नेशंस, जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। लीग ऑफ नेशंस क्या है, आइए इसको समझते हैं। लीग ऑफ नेशन अभी मैंने आपको पीछे बताया, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था अमेरिका के आइडिया पे। ये आइडिया यूएस प्रेसिडेंट का ही था, वुडरो विल्सन का, और आपको पता है कि यूएस खुद भी इसका मेंबर नहीं था। सो इस लीग को बनाने का, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन एम यही था, फ्यूचर वॉर ना हो, हथियार कम से कम लोग रखें, डिप्लोमेसी यानी कि बातचीत से बातें हल हो, कोऑपरेशन हो, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ज़्यादा ना हो। इसको बनाया गया 10 जनवरी को 1920 में। इसके हेडक्वार्टर जो है इसका स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। 42 मेंबर्स थे जब ये बना था। फिर लास्ट इसमें 1930s तक आते आते 58 कंट्रीज़ थी। सो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, वॉर को प्रिवेंट करना, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल करना, डिसआर्ममेंट करवाना, ग्लोबल वेलफेयर, दुनिया के भलाई के लिए काम करना। सो ये ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन था, दुनिया भर का पहला, जिसमें बहुत सारे देश शामिल थे। एनी सोवरेन नेशन, जो भी एक सोवरेन कंट्री है वो इसका मेंबर बन सकता है। प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये कहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहो, एक भी मेंबर पे कुछ होता है तो सभी लोग साथ आके जो है उसको पनिश करेंगे, ठीक है, जो अगर किसी एक को अगर कुछ करेगा तो। पीसफुल सेटलमेंट हो, जितने भी पंगे हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वॉर मत करो, पीसफुल आर्बिट्रेशन करो, ठीक है, लड़ाई झगड़े मत करो, नेगोशिएशन करो, मॉरली बातचीत को हल करो। मैंडेट सिस्टम, ये जो लीग ऑफ नेशन था सुपरवाइज करता था द टेरिटरीज टेकन फ्रॉम डिफीटेड पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। सो दीज टेरिटरीज वर प्लेस अंडर द मैंडेट सिस्टम एंड गवर्न बाय ब्रिटेन, फ्रांस एंड अदर विक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द लीग, नॉट एज कॉलोनीज। तो जो वर्ल्ड वॉर 1 में जिन बड़े देशों ने जिन एरियाज़ को कॉलोनी बनाया था, कब्जे में ले लिया था, तो वो लीग ऑफ नेशन के अंडर आ गए वो, ठीक है। हालांकि कंट्रोल ब्रिटेन फ्रांस ही कर रहे थे, लेकिन वो उनकी कॉलोनी नहीं थी, वो अब लीग ऑफ नेशन का एरिया था, ओके। सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी इन्होंने बहुत किया है, कि बीमारियों को रोकने के लिए, वर्किंग कंडीशंस को अच्छा करने के लिए, स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो। इनकी एजेंसीज़ भी बनी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ कमेटी, ठीक है। फिर क्या है, डिसआर्ममेंट को एनकरेज करना इनका मेन मकसद था, कि अपनी मिलिट्री कम करो, वेपन्स कम से कम बनाओ, हथियार कम बनाओ, बम धमाके कम करो, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है देखो लीग ऑफ नेशन का, तो एक तो इसकी असेंबली होती है, जहाँ सभी मेंबर, सभी के पास एक वोट होता है। किसी भी टॉपिक पे बात होगी तो या तो आप येस कहोगे या नो कहोगे, एक ही बार आपको चांस मिलेगा। एक बारी मीटिंग होती है जेनेवा में। डिसीजंस रिक्वायर्ड अनएनिमिटी विच मेड एक्शन स्लो एंड ऑफन इम्पॉसिबल। क्या है कि चाहिए होता है सभी लोग उस पर एग्री करें। बजट भी डिस्कस होता है, नए मेंबर्स भी यहीं एडमिट किए जाते हैं, काउंसिल के मेंबर भी यहीं से चुने जाते हैं। फिर आती है काउंसिल, एक छोटी बॉडी है, ठीक है। इसमें परमानेंट मेंबर है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और ये बार बार ही मिलते रहते थे जब भी इमरजेंसी होते थे। ये सैंक्शन लगा सकते हैं देशों पर अगर कोई नहीं मानेगा बात, ठीक है। और कहते हैं कि मिलिट्री एक्शंस करो और सजेस्ट पीसफुल सॉल्यूशंस, कि अगर कोई नहीं मान रहा तो सैंक्शन लगाओ, मिलिट्री का यूज़ करो, कैसे भी करो, वॉर नहीं होनी चाहिए। फिर आता है सेक्रेटेरिएट, इसमें एक सेक्रेटरी जनरल होता है, वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, रिपोर्ट लाना और ये सब वो बताता है, स्मूथली सब कुछ चले इसका ध्यान रखता है। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है, नीदरलैंड हेग में इसका मेन वो है, और कंपोज ऑफ, इसमें जजेस होते हैं अलग अलग देशों के जो लीगल डिस्प्यूट्स को डील करते हैं, ठीक है। और लैक्ड इन्फोर्समेंट पावर, कुड नॉट कंपेल कंट्रीज़ टू फॉलो इट्स रूलिंग्स। इसके जो भी बातें बोली जाती थी कई कंट्रियाँ उसको नहीं भी मानते थे। इसकी कुछ एजेंसीज़ भी बनी, लीग की कुछ कमेटीज़ थी और कमीशंस थी, जैसे कि हेल्थ
की कमेटी थी जो आगे चलकर WHO बना, लेबर राइट्स की कमेटी थी जो आगे चल के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना, ड्रग कंट्रोल, चाइल्ड प्रोटेक्शन, रिफ्यूजी सपोर्ट, सभी की इनकी एक एजेंसीज है जो इन सब के सेक्टर्स पे काम करते हैं। बेसिकली लीग ऑफ नेशन के कुछ फेलियर्स रहे, शुरुआत में ये सक्सेसफुल हुआ लेकिन आगे चलकर ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक नहीं पाया क्योंकि बड़ी पावर्स इसमें नहीं थी। यूएसए कभी इसमें आया नहीं, जर्मनी और यूएसएसआर इसके ओरिजिनल मेंबर्स थे नहीं, वो बहुत बाद में इसमें आए। सो लीग ऑफ नेशन बहुत वीक था, ठीक है, ऐसा लगता था बस ब्रिटेन और फ्रांस की चलती है, इसमें कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं है, इसकी खुद की कोई मिलिट्री नहीं है, ठीक है, मेंबर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है जो कभी कभी रिफ्यूज़ भी कर देते हैं डिसीजन लेने से। सैंक्शंस इतने ज़्यादा नहीं लगाए जाते थे, इनफेक्टिव होते थे, कई कंट्रीज़ तो मानती भी नहीं थी। अनएनिमस डिसीजन मेकिंग, यानी कि ऑल डिसीजन जो भी लिए जाएंगे, यानी कि इवन वन कंट्री कुड ब्लॉक एक्शन, एक भी कंट्री को अगर आपत्ति है तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या है कि मुसीबत के समय यार कभी वो डिसीजन बन ही नहीं पाएगा। बड़े बड़े क्राइसिस हुए, जैसे मंचूरिया में जापान ने इन्वेड करा चाइना के एक पार्ट को, लीग ने कंडेम करा बट जापान लेफ्ट द लीग, जापान ने छोड़ दिया लीग को, कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। एबिसीनिया जो इथियोपिया में है, वहाँ पे इटली ने इन्वेड किया इथियोपिया को, छोटे मोटे सैंक्शंस लगाए, इटली ने इग्नोर कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। जर्मनी ने भाई इतना कुछ करा, हिटलर ने वापस आर्मी अपनी बढ़ा ली, राइनलैंड में मिलिट्री छोड़ दी, ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर दिया, सारी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की ऐसी तैसी कर दी उसने। क्या करा? कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। डिक्टेटर्स का राइज़ हुआ, जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स को ये लीग नहीं रोक पाई, हिटलर, मसोलिनी, मिलिट्री वाले थे जापान में, कोई रोक ही नहीं पाया उनको। सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड वॉर सेकेंड को नहीं रोक पाए भाई ये लोग, ठीक है, जो मेनली जिसके लिए बनाया गया था, कोई इसमें एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं ये लोग, इंटरनली वीक ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोमेटिक फेलियर, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंक्लूज़न क्या है? लीग ऑफ नेशन एक अच्छा एफर्ट था पीसफुल दुनिया बनाने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 बहुत हॉरर थी, बट इसके कुछ आइडियाज़ थे जैसे कि सभी को साथ लेके चलना, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ग्लोबल कोऑपरेशन, सभी लोग साथ मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करें, पीसफुली सभी डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन हो। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत ख़राब था, मिलिट्री पावर इस पर थी नहीं, बड़े बड़े नेशन इसमें थे नहीं, तो ये कुछ नहीं कर पाया। तो धीरे धीरे इसी की वजह से इसका सक्सेसर बना यूनाइटेड नेशन 1945 में, जो आज तक चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, इसमें क्या हुआ था। तो देखो, ग्रेट डिप्रेशन बहुत ही सीवियर और बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक इकोनॉमिक डाउनटर्न था, यानी कि इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई थी 20वीं सेंचुरी में, और ये 1929 में ये स्टार्ट हुआ था। और इसके अलावा यूएस से स्टार्ट होकर धीरे धीरे यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तक इसका असर देखने को मिलता है। और अगर मैं आपको बताऊं, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बहुत ज़्यादा मैसिव इंडस्ट्रियल कोलैप्स हुआ, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई, होमलेसनेस, लोग अपने घर से बेघर हो गए, बैंकिंग सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड का कोलैप्स हो गया। तो आखिर इसके कॉजेज़ क्या थे, आखिर ये हुआ क्यों, इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला है ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर कंजप्शन। 1920s में यूएसए के अंदर क्या था, इंडस्ट्रियल बूम हो रहा था, फैक्ट्रीज एंड फार्म प्रोड्यूस मोर गुड्स, यानी कि जितना मार्केट में ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। वेजेस डिड नॉट राइज एट द सेम पेस एज प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन था वेजेस पैसा उतना नहीं मिल रहा था। सो कंज्यूमर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कि मतलब जो भी बन रहा था। अनसोल्ड इन्वेंटरीज पाइल्ड अप, लीडिंग बिजनेसेस टू कट प्रोडक्शन एंड ले ऑफ वर्कर्स। हुआ क्या, जब ये चीज़ें बिकेंगी नहीं तो बिज़नेस वगैरह जो थे वो ठप हो जाएंगे और वर्कर्स को जाना पड़ेगा, जिससे क्या डिमांड कम हो जाएगी, क्राइसिस बढ़ेगा। स्पेक्यूलेटिव स्टॉक मार्केट बूम। हुआ क्या, द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन 1920s के टाइम पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो था उसमें एक बहुत अनरियलिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलती है। तो लोगों को लगा कि चलो भाई, है ना, इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसा बोरो करके भी स्टॉक्स खरीद लिए और इन्होंने सोचा कि ये प्राइस हमेशा ऊपर रहेंगे, बट ये एक बबल था। हुआ क्या, व्हेन कॉन्फिडेंस ड्रॉप्ड पैनिक सेलिंग बिगेन, जब लोगों का कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ तो जल्दी से जल्दी लोगों ने स्टॉक्स बेचने शुरू किए। अक्टूबर 29, 1929 को ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, इन्वेस्टर्स ने अपने बिलियंस पैसे जो थे वो लुटा दिए। इस क्रैश की वजह से बिजनेस कॉन्फिडेंस लोगों का डिस्ट्रॉय हो गया और एक चेन रिएक्शन देखने को मिलने लगा बाकी जगहों पे भी। बैंकिंग क्राइसिस एंड क्रेडिट क्रंच। हुआ क्या, जब पैनिक बढ़ा
तो लोग जो है अपनी सेविंग्स निकालने बैंकों में पहुंचे, उन्हें लगा कहीं बैंक बैंकरप्ट हो गई तो हमारा पैसा डूब जाएगा। बट बैंक हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड दैट मनी इन लोन्स और स्टॉक्स, तो बैंक ने तो ऑलरेडी वो पैसा लोन में दे दिया था लोगों को, तो वो ऐसे तो रिटर्न कर नहीं सकते थे। तो वो भाई पैसा क्या है कि समझ लो डूब गया लोगों का, बहुत सारे बैंक फेल हो गए। सो इससे क्या है, लोगों की पर्सनल सेविंग चली गई, एक क्रेडिट फ्रीज हो गया, लोगों का पैसा रुक गया। बिजनेसेस कुड नॉट गेट लोन्स, और लोन भी नहीं मिल रहे लोगों को, लोन नहीं मिलेंगे तो बिज़नेस शट डाउन हो जाएगा, ठीक है, वर्कर्स को हटा दिया जाएगा, तो इकोनॉमिक कोलैप्स बढ़ेगा। कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यूएसए सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेंडर है जो पैसे देता है सबको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से। सो जब डिप्रेशन आया तो यूएस ने लोन देना बंद कर दिया बाकी कंट्रीज़ को। 1930 में यूएस ने एक एक्ट पास किया जिसको स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट कहते हैं। इससे क्या हुआ, बाहर का सामान अगर आप मंगवाओगे यूएस में तो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगेगा, तो रिटेलिएशन में बाकी कंट्रीज़ ने भी अपना टैरिफ बढ़ा दिया, तो एक ग्लोबल ट्रेड वॉर चलने लगी, हर कोई अपना अपना टैरिफ बढ़ा रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड जो है 65% तक कम हो गया। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आते हैं, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर आते हैं, कैपिटलिस्ट लोग आते हैं, उन्हीं के हाथ में ज़्यादातर वेल्थ होती थी। तो वर्कर और फार्मर्स जो हैं, जो मेजोरिटी में थे, उनकी इनकम कम थी और वो हमेशा कर्जे में रहते थे। सो दिस इनइक्वालिटी मीन दैट वेल्थ वॉज नॉट सर्कुलेटिंग, वेल्थ एक ही आदमी एक ही सेक्शन के पास थी। व्हेन द रिच लॉस्ट मनी, अगर अमीर लोगों का पैसा डूबेगा तो बाकी की सोसाइटी के पास तो कोई बैकअप ही नहीं है भाई। एग्रीकल्चरल कोलैप्स भी देखने को मिलता है। फार्मर्स हैड टेकन हैवी लोन्स, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन लिए थे फार्मर्स ने ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़े। वॉर के बाद क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, तो वो जो प्राइजेस थे वो नीचे गिर गए क्रॉप्स के। तो 1920s, लेट 1920s में फार्मर जो है वो अपने लोन को वापस दे नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में होगा क्या भाई, लोन वोन नहीं दे पाओगे, मुसीबत में आ जाओगे। यूएस में क्या हुआ, द डस्ट बॉल जिसको कहा जाता है, बहुत बड़ा एक ड्रॉट पड़ा था 1930s में, चीज़ें और बिगड़ गई, ठीक है, बहुत सारे जो मतलब एरियाज थे वो ख़राब हो गए, ड्राइविंग थाउजेंड्स ऑफ देयर लैंड। लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हुआ क्या 1920s में, गवर्नमेंट फॉलो करती है एक पॉलिसी को जिसको कहा जाता है लेज़र फेयर, यानी कि गवर्नमेंट इकॉनमी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाह रही है। और देर वर नो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अगर कोई बेरोजगार है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नो बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस नहीं, आप पैसा जमा कर रहे हो, कल को बैंक डूब गया तो पैसा गया, कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट प्रिपेयर ही नहीं है, अगर कोई क्रैश हो गया तो वो क्या होगा, इतना ज़्यादा डैमेज होगा आप सोच भी नहीं सकते। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो ऐसा था, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। यूएसए में 13 मिलियन लोग जो है वो अपने काम धंधे से हाथ धो बैठे। 1933 में 25% ऑफ द वर्कफोर्स जो था वो अनएम्प्लॉयड था। जर्मनी में 30% तक हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, और ग्लोबली टेंस ऑफ मिलियंस लोगों ने अपनी जॉब को खोया, सिटीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, फार्म्स में। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल कोलैप्स देखने को मिलता है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, प्रोडक्शन गिर गया, फार्मर के लैंड चले गए, उनकी क्रॉप्स बिक नहीं रही है। यूएस के अंदर वीट और कॉटन के प्राइस नीचे गिर गए हैं, कोई कमाई नहीं हो रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट बर्न फूड और पेड फार्मर्स नॉट टू ग्रो वाइल पीपल स्टार्व, ठीक है। और ऐसे में क्या है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, 9,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो गई यूएसए में, लोगों की सेविंग चली गई, कोई बैंक नहीं होगी, पैसा नहीं मिलेगा तो बिजनेसमैन कहाँ से अपना स्टार्टअप करेंगे। फॉल इन इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड गिर गया, ग्लोबल ट्रेड गिर गया, एक दूसरे पे लोग सैंक्शन लगा रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम हो गए, ठीक है। एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज़ जैसे इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, ये सारे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे क्योंकि ये लोग बहुत एक्सपोर्ट करते थे, तो ग्लोबल ट्रेड बंद हो गया। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ, गरीबी, पॉवर्टी, होमलेसनेस, ठीक है, जो लोग स्लम्स में रहते थे, ठीक है, और उनको कहा जाता था हूवर वेल्स। सो जब ये खाना है ये हो गया कम, सो सूप किचन्स एंड ब्रेड लाइन्स बिकेम कॉमन, ठीक है। फैमिलीज मतलब ब्रेड के लिए भी लाइन लग रही है, खाने के लिए इतना कुछ मिल नहीं रहा है। और जॉबलेसनेस, बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब चली गई है, लोग स्ट्रेस में हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इस डिप्रेशन की वजह से लोग होपलेस हो गए, डिप्रेशन आ गया लोगों में, सुसाइड लोग करने लगे, बहुत यंग लोगों का एजुकेशन का पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, करियर ख़राब हो गया, फ्यूचर प्लान ख़राब हो गए। पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें तो
इसी डिप्रेशन की वजह से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ का राइज़ हुआ। जर्मनी में हिटलर आया, वो कहता है मैं सब कुछ सही करूँगा, जॉब दूंगा। इटली में मसोलिनी आया, वो भी यही कहता। जापान में मिलिट्री का एक्सपेंशन हुआ तो वो कहते हैं हम सब संभाल लेंगे। तो डिप्रेशन की वजह से डेमोक्रेसी वीक हो गई क्योंकि लोगों का भरोसा उठ गया गवर्नमेंट से, और अब ये हिटलर ये सब लोग आ गए। शिफ्ट इन इकोनॉमी पॉलिसी हुआ क्या? द बिलीफ इन फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म विदाउट रेगुलेशन वॉज क्वेश्चन। बोला गया कि क्या ये सही है? गवर्नमेंट्स को रियलाइज़ हुआ द नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन इन द इकॉनमी। ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स करने चाहिए, जॉब क्रिएशन स्कीम्स आनी चाहिए, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। और यूएसए में क्या हुआ, जो उसके प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने न्यू डील नाम से एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी 1933 से 39 में। उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिक वर्क प्रोग्राम चलाए, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, भाई लोगों को पैसा वैसा कुछ मिलता रहे, वेलफेयर, बैंकिंग रिफॉर्म्स करे, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वगैरह ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया, यूएसए धीरे धीरे रिकवर कर गया। कंक्लूज़न यही है, जो ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का, वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स था। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एक कंट्री में अगर आ जाए तो पूरे दुनिया का वो क्राइसिस बन सकता है, ठीक है। और अगर कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड हो जाए तो वो भी एक दिक्कत है, डिज़ास्टर बन सकता है। गवर्नमेंट को अपने सिटीज़न की सपोर्ट हमेशा करनी चाहिए। तो इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ग्रोथ ऑफ फासिज्म इन इटली। तो इटली वाला ये टॉपिक है और देखते हैं फासिज्म का मतलब क्या होता है। फासिज्म इज़ एन अथॉरिटेरियन एंड नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, एक ही बंदा सब कुछ संभालेगा। तो ये यूरोप में इटली के अंदर एक आदमी था बेनिटो मुसोलिनी, ये बंदा था जो फासिज्म को सपोर्ट करता था। फासिज्म बेसिकली है क्या? अल्ट्रा नेशनलिज्म, यानी कि नेशन ही सबसे ऊपर है, नेशन ही सुप्रीम है, राइट्स वाइट्स सब बाद में आते हैं। एक ही पार्टी का रूल होगा, कोई अपोजिशन नहीं होगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी। डिक्टेटर होगा, एक ही बंदा होगा लीडर, उसी को सब कोई हीरो मानेंगे, जैसे मुसोलिनी है, पूरा कंट्रोल उसी के पास। मिलिटरिज्म होगा, यानी कि वॉर को हमेशा ग्लोरीफाई किया जाएगा, मिलिट्री को ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाएगी। एंटी कम्युनिज्म एंड एंटी लिबरलिज्म, यानी कि मार्क्सिज्म को रिजेक्ट किया और डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट वगैरह को भी रिजेक्ट करो। प्रोपेगेंडा एंड सेंसरशिप, यानी कि स्टेट कंट्रोल मीडिया, जो भी मीडिया में दिखाया जाएगा वो स्टेट जो चाहेगा वो दिखाया जाएगा, लोगों का ओपिनियन नहीं पूछेंगे। मास मोबिलाइजेशन, यानी कि यूथ को बुलाया जाएगा, रैली निकाली जाएगी, यूनिफॉर्म पहनाई जाएगी, सल्यूट्स करवाए जाएंगे कि हाँ भाई हमारा लीडर है। सो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को रिजेक्ट किया है फासिज्म ने। वो कहते हैं कि एक कॉरपोरेट स्टेट होना चाहिए जहाँ इकॉनमी जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, ठीक है, जिसमें देश का फ़ायदा हो। देखो ये आया कैसे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, यूरोप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पिछड़ गया था। कंट्रीज़ लाइक इटली, जर्मनी, स्पेन, ये तो इन पे ट्रीटीज़ लगा के इनको वीक कर दिया गया था। मिडिल एंड अपर क्लास फियर्ड कम्युनिज्म, जो मिडिल क्लास था, अपर क्लास था, इनको तो कम्युनिज्म का डर था 1917 के बाद से। सो हुआ क्या, लोगों का भरोसा उठ रहा था धीरे धीरे डेमोक्रेसी वगैरह से, क्योंकि इकोनॉमिक बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो इटली में फासिज्म आता है मुसोलिनी के साथ, ठीक है। फिर जर्मनी में हिटलर का है और स्पेन में ऐसे ही एक आदमी था फ्रैंको। तो इस तरीके से ये रिजीम्स हैं, इनको फासिस्ट रिजीम्स कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है? देखो, एक तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो मैंने आपको पढ़ाई थी। सो इटली लड़ा था वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइज के साथ एंड एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स, उसको लग रहा था कि उसको ऑस्ट्रिया हंगरी का लैंड वगैरह मिलेगा। इंस्टेड उसको बहुत छोटा सा कुछ मिला, ठीक है। इटालियंस ने उसको बोला म्यूटिलेटेड विक्ट्री, यानी कि आपकी इतनी बड़ी जीत नहीं हुई है। तो इसको एक धोखाधड़ी माना जाता है। तो अब चाहिए था एक बंदा आए जो इस बेइज्जती को ठीक करे। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे। वॉर के बाद इटली में महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, स्ट्राइक्स चल रही थी, पॉवर्टी, गरीबी बहुत थी। द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर दोनों कोलैप्स कर जाते हैं और लोग अपने अपने घर चले गए, कोई जॉब नहीं है। मिडल और बिजनेस क्लास जो है उसको डर लग रहा था कि इटली जो है वो धीरे धीरे सोशलिज्म की तरफ ना चला जाए। फियर ऑफ कम्युनिज्म, हुआ क्या, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया, जहाँ लेफ्ट विंग वालों ने
ये सब किया था। तो इसी को देखते हुए लेफ़्ट विंग के मूवमेंट्स चल रहे थे, तो इटली में भी सपोर्ट मिल रहा था उसको। स्ट्राइक्स हो रही थी, लैंड सीज़ किए जा रहे थे, फैक्ट्री को ऑक्यूपाई किया जा रहा था, ठीक है, जिससे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, वो पैनिक कर गए। सो ऐसे में वो लोग मुसोलिनी के पास गए, हु यूज़ द ब्लैक शर्ट्स, यानी कि उसने कुछ ऐसी मिलिटिया, कुछ आर्मी को यूज़ किया जो कि सोशलिस्ट लोगों की जहाँ भी प्रोटेस्ट होती थी उसको वो मरवा देता था। वीक लिबरल गवर्नमेंट, हुआ क्या, इटली में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी बट वो अनस्टेबल थी, फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहते थे, पॉलिटिशियंस को करप्ट समझा जाता था, ज़्यादा डिसीजन वो अच्छे लेते नहीं थे। लोग चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग बंदा हो, स्टेबल गवर्नमेंट आए, नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट आए जो इटली को ही सबसे ऊपर माने। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ प्रोपोगेंडा एंड वायलेंस, तो मुसोलिनी ने प्रोपोगेंडा का यूज़ किया, ऐसी स्पीच दी कि आग लगा दो, सिंबल्स यूज़ किए, और उसकी जो आर्मी थी ब्लैक शर्ट्स, वो अपने जितने भी उनके राइवल्स होते थे उसको धमकाते थे, अटैक करते थे। फिर एक मार्च होता है, मार्च ऑन रोम, फोर्स्ड किंग विक्टर इमैनुअल थर्ड टू इनवाइट मुसोलिनी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, अ लीगल कॉप। हुआ क्या कि किंग ने खुद बुलाया मुसोलिनी को, आओ और गवर्नमेंट बनाओ। अब आती है इसकी फासिस्ट पार्टी। हुआ क्या था, 1883 में प्रीडेपियो इटली में एक बेटा था सोशलिस्ट ब्लैकस्मिथ, यानी कि लोहार का, और एंड अ स्कूल टीचर, बिकेम अ स्कूल टीचर, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये हम बात कर रहे हैं मुसोलिनी की। एक मेंबर था वो सोशलिस्ट पार्टी का भी, एंड उसका न्यूज़पेपर था, उसको भी वो एडिट करता था। शिफ्ट टुवर्ड्स नेशनलिज्म, धीरे धीरे जब उसको सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 को सपोर्ट करता था, तो उसने एक न्यूज़पेपर अपना स्टार्ट किया, पोपोला डे इटालिया, ठीक है। इसने अपने नेशनलिस्ट आइडियाज़ इस पेपर के थ्रू स्प्रेड करे। फिर क्या है, फासिस्ट पार्टी बनती है 1919 में, फासी डी कॉम्बैटिमेंटो, ए ग्रुप ऑफ वॉर वेटरन्स, इस एक ऐसा ग्रुप जिसमें सभी लोग नेशनलिस्ट लोग हैं वो आए। 1921 में इसको रीनेम करके नेशनल फासिस्ट पार्टी बना दिया गया। इसमें जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे, वेटरन्स थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कंजर्वेटिव्स थे, मिडिल क्लास के लोग थे, सबको शामिल किया गया। 1922 में मार्च ऑन रोम जो मैंने पीछे आपको बताया, बहुत सारे ब्लैक शर्ट्स यानी कि मिलिटिया जो थे वो गए। किंग विक्टर इमैनुअल थर्ड ने खुद बोला मुसोलिनी को आप गवर्नमेंट बनाओ। 1925 में मुसोलिनी खुद को मतलब ड्यूस यानी कि द लीडर खुद को बना देता है और कहता है कि मैं इटली का अब लीडर हूँ। फासिस्ट डिक्टेटरशिप यहाँ से स्टार्ट होती है। इसकी डोमेस्टिक पॉलिसी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल कंट्रोल एंड डिक्टेटरशिप, तो इसने डेमोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पार्लियामेंट तो एक पपेट बन गया, कठपुतली, सभी पार्टीज़ को बैन कर दिया गया, सिर्फ एक पार्टी बची, फासिस्ट पार्टी। OVRA नाम से एक चीज़ इसने बनाई, ये एक सीक्रेट पुलिस होती थी जो मॉनिटर करती थी, अगर कहीं भी कुछ गलत बोल रहा है तो उसको पकड़ो, और नज़र रखता था, सर्विलेंस, अरेस्ट करता था, टॉर्चर करवाता था, ठीक है। जो क्रिटिक्स अगर थे तो उसको फिर भाई बहुत कुछ करता था, तंग करता था। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी थी, कॉरपोरेट स्टेट होगा। इटलीज़ इकॉनमी वॉज ऑर्गेनाइज इनटू 22 कॉरपोरेशंस, यानी कि हर सेक्टर के अलग कॉरपोरेशन हो गए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट। जो वर्कर होंगे और जो एम्प्लॉयर होंगे हैड टू कोऑपरेट अंडर स्टेट सुपरविजन, उनको मिलके स्टेट के साथ काम करना है। स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होगी, अगर कोई स्ट्राइक्स पे जाएगा तो वो उसकी खैर नहीं। नेशनल कैंपेन्स चलाई, जैसे बैटल फॉर ग्रेन यानी कि वीट प्रोडक्शन बढ़ाना है, बैटल फॉर बर्थ यानी कि बड़ी बड़ी फैमिली बनाओ, बैटल फॉर लैंड यानी कि रिक्लेम एंड ड्रेन स्वैम्प्स, यानी कि जो आपके लैंड है वो आपको वापस मिलेंगे। ये क्या है, ये सारे प्रोग्राम में कुछ चीज़ें सक्सेस मिली, किसी चीज़ को सक्सेस नहीं भी मिली, ठीक है। ग्रोथ धीरे धीरे हुई, लेकिन पॉवर्टी अभी भी ज़्यादा थी। सोशल और कल्चरल पॉलिसीज़ इसकी क्या थी, इसने एजुकेशन में पूरी तरीके से फासिस्ट टेक्स्ट बुक वगैरह चलाई, बच्चों को सिखाया कि मुसोलिनी को ही सब कुछ मानो, उसी के लिए लॉयल रहो। क्रिएटेड फासिस्ट यूथ ग्रुप्स, ठीक है, जिसको बलीला कहा जाता है, क्योंकि जितने भी यूथ के लोग हैं वो भी फासिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन करो। वीमेन वर डिस्करेज फ्रॉम वर्किंग, और उनको बोला गया कि भाई मम्मियाँ बनो, आप काम वाम मत करो। रेडियो, पोस्टर, परेड, स्लोगन से उसने अपने आप को बहुत फेमस करा भाई मुसोलिनी ने। लैटरन ट्रीटी विद द चर्च, 1929 में एक कॉन्फ्लिक्ट था, इटालियन स्टेट वर्सेस द वेटिकन। तो हुआ क्या, वेटिकन सिटी को एक इंडिपेंडेंट सिटी रिकॉग्नाइज़ किया गया। चर्च ने सपोर्ट किया मुसोलिनी को इन रिटर्न फॉर प्रिविलेजेस एंड फाइनेंशियल कंपनसेशन, क्योंकि उसने चर्च वगैरह को कुछ प्रिविलेजेस वगैरह दिए। इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, देखो, वो चाहता था इटली को एक इंपीरियल पावर बनाना, इटली सबसे ऊपर हो, जैसे रोमन एम्पायर था,
जो मेडिटेरेनियन रीजन है पूरा उसमें इटली का दबदबा हो, इटली का ऑनर और इटली की प्राइड जो वर्ल्ड वॉर वन में उसकी बेइज्जती हुई है उसको सुधारना। इन्वेजन ऑफ इथियोपिया, हुआ क्या, मसोलिनी ने इथियोपिया को इन्वेड किया, वन ऑफ द फ्यू इंडिपेंडेंट अफ्रीकन नेशंस उस टाइम पे। केमिकल वेपन यूज़ करे उसने बहुत ब्रूटली। लीग ऑफ नेशन ने इसको कंडेम किया बट उसको वो रोक नहीं पाया। मसोलिनी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक पॉपुलर था पर इंटरनेशनली उसकी रिस्पेक्ट चली गई। इंटरवेंशन इन द स्पेनिश सिविल वॉर, हुआ क्या, इसने सपोर्ट किया जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको को जो कि एक फासिस्ट था, इसका सपोर्टर था, इसका साथी था। इसने क्या करा, अपने ट्रूप्स भेजे, एयरक्राफ्ट भेजे, वेपन्स भेजे स्पेनिश एरियाज़ में और यूज़ द वॉर टू टेस्ट वेपन्स, इसने वॉर में अपने वेपन्स टेस्ट करवाए, ठीक है, मसोलिनी ने। अलाइंस विद नाजी जर्मनी, भाई पहले वो हेजिटेंट था पर मसोलिनी बाद में हिटलर के क्लोज आ गया। रोम बर्लिन एक्सेस 1936 में ये बना। साइन हुआ पैक्ट ऑफ स्टील, एक मिलिट्री अलाइंस जहाँ पे दोनों साथ रहेंगे, हिटलर और ये मसोलिनी। एंटी सेमेटिक लॉज बनाए कि जो ज्यूज़ हैं उनको मारेंगे। एंट्री इनटू वर्ल्ड वॉर सेकंड, मसोलिनी हिटलर के साइड आ गया और सोच रहा है कि वॉर ख़त्म कर देंगे जल्द से जल्द। इटली ने इन्वेड किया फ्रांस को, ग्रीस को, नॉर्थ अफ्रीका को, पर फेल हो गया ये। इटालियन मिलिट्री वॉज अनप्रिपेयर्ड, ये ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे, इक्विपमेंट भी उतने ज़्यादा इनके पास नहीं थे। फिर है फॉल एंड डेथ ऑफ मसोलिनी। 1943 में अलाइज जो थे वो इटली को इन्वेड करते हैं। मुसोलिनी को अरेस्ट किया गया बाय द किंग और रेस्क्यूड बाय जर्मन फोर्सेस एंड मेड हेड ऑफ द पपेट रिपब्लिक ऑफ सेलो इन नदर्न इटली। इसको जर्मन फोर्सेस द्वारा रेस्क्यू कर दिया गया और उसको पपेट बना दिया गया, ठीक है। 1945 में एज अलाइड फोर्सेस एडवांस, जब अलाइड फोर्सेस और आगे बढ़े तो मसोलिनी ने भागने की कोशिश करी, उसको पकड़ लिया गया बाय इटालियन पार्टीसन्स, एग्जीक्यूट किया गया उसको और हंग अपसाइड डाउन, लटका दिया गया मिलान में उसको। ये इसका एंड हुआ है भाई। तो फासिज्म इटली में आया था, ये इसकी कंक्लूज़न आप देख लेना, इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नाजिज़म इन जर्मनी का टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके आ गया है। तो देखिए नाजी आइडियोलॉजी है क्या। नाजिज़म बेसिकली नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को कहा जाता है। नाजी पार्टी का लीडर था एडोल्फ हिटलर जर्मनी में। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, एक पीरियड था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक कोलैप्स चल रहा था और सोशल अनरेस्ट था। हुआ क्या था, देखो जर्मनी हार गया था वर्ल्ड वॉर वन में 1918 में और ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई थी 1919 में, जो मैंने आपको पढ़ाया। आपको याद होगा जर्मनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। सो वीमर रिपब्लिक रिप्लेस द मोनार्की बट वॉज वीक। वीमर रिपब्लिक बहुत वीक था, बहुत ही अनपॉपुलर था और बहुत अनस्टेबल था। जर्मन्स को ह्यूमिलिएटेड फील होता था, धोखाधड़ी फील होती थी, डेस्परेट थे वो लोग। इसी वजह से वहाँ पे नाजिज़म जैसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। नाजी आइडियोलॉजी में क्या था, जर्मनिज़म, यानी कि सभी जर्मन लोग जो हैं उनको यूनिफाई करना है। एंटी सेमिटिज़म, यानी कि जो ज्यू लोग हैं, यहूदी हैं, उनको मारना है, ठीक है, और वो एनिमी है हमारे। रेशियल थ्योरी, कहते हैं आर्यन जो लोग होते हैं वही सबसे ऊपर हैं, बाकी सब जो हैं इन्फीरियर हैं, चाहे कोई ब्लैक है, चाहे कोई स्लेव्स है, चाहे कोई ज्यू है। सोशल डार्विनिज़म, यानी कि जो जितने स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस वाले लोग हैं बस वही सर्वाइव होने चाहिए। कम्युनिज़म को ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे, डेमोक्रेसी को भी ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे। नेशनलिज़म और मिलिटरिज़म, यानी कि मिलिट्री मजबूत और नेशनल में मतलब नेशनलिज़म बहुत टॉप पर। अब ये जो हिटलर है इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, इसने अपनी बुक में लिखा है मेन कैंप माई स्ट्रगल, जो उसने जब जेल में था तब लिखी थी 1924 में। सो हिटलर की आइडियोलॉजी ये कहती है कि आर्यन सबसे ऊपर होते हैं। एंटी सेमिटिज़म मैंने आपको बता दिया। फिर है लेबेंसरॉम, यानी कि जर्मन लोगों को जोड़कर जर्मनी को इतना एक्सपेंड कर दूंगा, पोलैंड वोलैंड तक सारा लैंड एक्वायर कर दूंगा और पूरा जर्मनी बनाऊंगा। हेट्रेड फॉर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल से बहुत ही ज़्यादा एकदम भरा हुआ था। वन पार्टी रूल, यानी कि एक ही पार्टी होगी, डिक्टेटर मैं बनूंगा। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, वॉर करो, लड़ो जितना हो सकता है। वॉक्स जेमेंस्क्राफ्ट, यानी कि एक पीपल्स कम्युनिटी वेयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट आर सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊंगा जहां हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा, नेशन ऊपर है।
सो नाजिज़म में टोटलिटेरियनिज्म होता है, यानी कि सारा कंट्रोल एक ही हाथ में होता है। पॉलिटिक्स, मीडिया, एजुकेशन, पर्सनल लाइफ सब हिटलर के पास कंट्रोल होगा। अल्ट्रा नेशनलिज्म, जर्मन लोगों में इतना नेशनलिज्म भर दो कि वो लोग बस एकदम जो बोले हिटलर वो माने। रेशियल हेट्रेड इतना भर दो, जो ज्यूज़ लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, नॉन आर्यंस हैं, रोमन वोमन जितने भी हैं भाई, सबको धमका दो, मार दो, जो हो सकता है। पूजा करो लीडर की, कल्ट फॉलोइंग। हिटलर चाहता था कि फूरर यानी कि सुप्रीम लीडर मैं ही हूँ। सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, जो अपोज करेगा उसको सप्रेस कर दो, पार्टीज को बैन कर दो, जो क्रिटिक होगा उसको जेल में डाल दो, टॉर्चर करो या मरवा दो। मिलिट्राइजेशन, यानी कि वापस से आर्मी बनाओ, जो कि वर्सेल्स की ट्रीटी में मना किया गया था। मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी। प्रोपोगेंडा एंड इंडोक्ट्राइनेशन, यानी कि मीडिया के थ्रू, आर्ट के थ्रू, फिल्म के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू नाजिज़म को ग्लोरीफाई किया गया और ज्यूज़ लोगों को मरवाया गया। सो नाजिज़म के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, फूरर प्रिंसशिप, यानी कि आप लॉयल रहो हिटलर के लिए, ठीक है, कोई क्वेश्चन मत करो उससे। आर्यंस प्योर होते हैं, सबसे टॉप होते हैं। ऑटैर्की, यानी कि इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, ज़्यादा ट्रेड व्रेड मत करो, खुद से सब कुछ कर लो। मिलिटरिज्म, यानी कि मिलिट्री को मजबूत बनाओ। एंटी कम्युनिज्म, मैंने आपको बता दिया कम्युनिज्म के अगेंस्ट था ये। वॉक्स जेमेनशेफ्ट, यानी कि एक यूनिफाइड एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जो सिर्फ नाजियों के लिए काम करे। वन नेशन वन पार्टी, कोई अपोजिशन नहीं होगा। अब रीजंस क्या है नाजिज़म के राइज होने के? एक तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आपको पता चल ही गया होगा। फिर इसके बाद है तो भाई वीमर रिपब्लिक जो है वो बहुत वीक हो चुका था, क्योंकि गवर्नमेंट में लगातार फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे थे और कोalition ज़्यादा स्टेबल था नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, लोगों का ट्रस्ट उठ चुका था डेमोक्रेसी से। इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बैंक बंद हो गए, बिजनेस फेल हो गए। तो अब लोगों को चाहिए था एक्सट्रीम सॉल्यूशन, तो लोग नाजिज़म की तरफ गए। फिर आता है फियर ऑफ कम्युनिज़म। बहुत सारे जर्मन्स जो हैं वो डरे हुए थे बोल्शेविक स्टाइल रेवोल्यूशन से। तो नाजी लोगों ने बोला कि भाई हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम कम्युनिज़म को वहीं रोक देंगे। प्रोपेगेंडा एंड कैरिज्मा ऑफ हिटलर, तो हिटलर एक पावरफुल ओरेटर था, भाषण बढ़िया देता था, रेडियो, पोस्टर, रैली, बहुत कुछ करता था। प्रॉमिस करा उसने, जॉब दूंगा, बदला लूँगा, नेशनल प्राइड मतलब बनाए रखूँगा, यूनिटी के साथ रहूँगा। बड़े बड़े लोगों ने उसको सपोर्ट किया, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्मी ऑफिसर्स, चर्च वगैरह। वो भी डरा हुआ था ना, क्योंकि चर्च सोशलिज्म से, तो वो चाहते थे, दे सपोर्टेड हिटलर एज अ लेसर एविल हु वुड मेंटेन ऑर्डर। वो हिटलर को सपोर्ट करते थे। पर्सनैलिटी की बात करें तो 1889 में ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था। पेंटर बनना चाहता था, रिजेक्ट कर दिया था इसको वियना आर्ट स्कूल ने। फिर इसके अंदर एक व्यूज़ वो पैदा हुए एंटी सेमिटिक, कि ज्यूज़ के अगेंस्ट रहना है और नेशनलिस्ट रहना है मुझे। मिलिट्री एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में भाई ये सोल्जर था, बहुत ज़्यादा वाउंडेड भी था, अवार्ड भी मिले थे इसको, इसके मेडल मिले थे इसको ब्रेवरी के। और इसको लगा कि धोखा हुआ है जर्मनी के साथ जब वो ट्रीटी हुई थी। फिर ये लीडर बनता है, जर्मन्स वर्कर पार्टी ज्वाइन करता है 1919 में। फिर ये नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है नाजी पार्टी, ठीक है, उसमें आता है, वही मतलब पार्टी का नाम ये हो जाता है। फिर ये अटेम्प्ट करता है कूप करने का, यानी कि तख्ता पलट, ठीक है, 1923 में, तो फेल हो जाता है, इसको जेल हो जाती है। फिर ये जेल में ही रह के अपनी बुक लिखता है। तो बेसिकली एक कैरिज्मेटिक स्पीकर था, मास मोबिलाइज़र था, लोगों को इकट्ठा करने में अच्छा था। रेसिस्ट बहुत तगड़ा था भाई, ये आर्यन को ही ऊपर मानता था। अथॉरिटेरियन था, इंटॉलरेंट था, इंटेलिजेंट था, मैनिपुलेटिव भी था, रूथलेस भी था, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखता था और बिलीव्ड इन डेस्टिनी टू लीड, मतलब जो होगा होगा। हिटलर की कुछ डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ आपको बताने वाला हूँ। डोमेस्टिक पॉलिसी ये थी कि डिक्टेटरशिप इसको अच्छी लगती थी, तो पहले तो ये अपॉइंट हुआ एज चांसलर इन 1933। फिर एक इनेबलिंग एक्ट इसने पास किया जहाँ इसके पास डिक्टेटर की पावर आ गई, बाकी पार्टीज़ को इसने बैन कर दिया। सोसाइटी में इसका कंट्रोल था। सीक्रेट पुलिस इसने बनाई जिसको गेस्टापो कहा जाता था, और अपोजिशंस को क्रश कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जहाँ डिटेन करता था पॉलिटिकल अपने जो दुश्मन होते थे, ज्यूज़ होते थे, माइनॉरिटी वाले, उनको मारता था वहाँ बुला के। प्रोपोगेंडा एंड इंडोक्ट्राइनेशन, तो लेड बाय जोसेफ गोबेल्स, नाजी प्रोपोगेंडा पोर्ट्रेट हिटलर एज जर्मनी सेवियर। लोगों को बताया गया कि जर्मनी का रखवाला सिर्फ हिटलर है,
मीडिया को उसने कंट्रोल किया, एजुकेशन को कंट्रोल किया, सिनेमा और आर्ट को कंट्रोल किया। बच्चे जो हैं वो भी ट्रेन होते थे और उनको हिटलर यूथ में ट्रेन किया जाता था, और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स यानी कि यहाँ पे जो लड़का लड़कियाँ जो यूथ होती है उनको भी ट्रेन किया जाता था। एंटी सेमेटिक पॉलिसीज़ इसने बनाई। जो सबसे पहला है न्यूरेमबर्ग लॉज 1935, यानी कि स्ट्रिप्ड ज्यूज़ ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिर्फ जर्मन लोग रहेंगे, कोई सिटीजनशिप किसी ज्यू को नहीं मिलेगी। बैंड मैरिज बिटवीन ज्यूज़ एंड आर्यंस, ये आपस में शादी नहीं करेंगे। क्रिस्टालानच, इसका मतलब होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, यानी कि खुद गवर्नमेंट कह रही है कि ज्यूइश लोगों के घरों को जला दो, तबाह कर दो, उनकी दुकानों को तोड़ दो, ठीक है, उनको मरवा दो। लेट द फाउंडेशन फॉर द होलोकास्ट, यानी कि मास जेनोसाइड करवाया था इसने ज्यूज़ का। इकोनॉमिक मेजर्स की बात करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहता था, इसके लिए इसने बहुत सारे पब्लिक वर्क करे। मिलिट्री रीआर्ममेंट, यानी कि दोबारा से इसने मिलिट्री को अपना बढ़ाया तो जॉब मिली लोगों को। स्कीम्स लेके आया, स्ट्रेंथ थ्रू जॉय, अपने वर्कर्स को रिवॉर्ड देता था अच्छा काम करने का। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसका गोल था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को बिल्कुल भाई मतलब ना मानना, सभी जर्मन बोलने वाले लोगों को एक करना और अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करना जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन रहेंगे। लेबेंसरम बनाना, एक पूरा एरिया जहाँ सिर्फ जर्मन लोग हो, जर्मनी को वर्ल्ड पावर बनाना। तो 1933 में लीग ऑफ नेशन से ये अलग हो जाता है। 1936 में राइनलैंड, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में कहा गया था कि यहाँ मिलिट्री नहीं आएगी, पर ये मिलिट्री लगा देता है। 1938 में ऑस्ट्रिया को एनेक्स करता है। 1938 में ये सूडेटेनलैंड, जो कि चेकोस्लोवाकिया का है, उसको छीन लेता है। 1939 में पोलैंड को इन्वेड करते ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या है, जर्मनी इनिशियली गेंड ह्यूज विक्ट्रीज। शुरू में तो जर्मनी जीतती है, पोलैंड, फ्रांस, बट जब वो यूएसएसआर को इन्वेड करता है 1941 में, ऑपरेशन बरबोसा, ये इसमें फेल हो जाता है। ये वॉर डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द यूएसए इन 1941। 1945 तक जर्मनी में इतने बॉम्ब गिराए जाते हैं, इन्वेड होता है जर्मनी, हार जाता है। हिटलर सुसाइड कर लेता है बर्लिन के अंदर 13 अप्रैल 1945 को। सो ये इसका कंक्लूज़न है, आप इसको देख सकते हो। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस। तो आइए देखते हैं यूनाइटेड नेशंस में इस टॉपिक को। सो द यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे लीग ऑफ नेशन था वैसे यूनाइटेड नेशन है, ये उसका सक्सेसर है। सो इसको भी बनाया गया था वर्ल्ड पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कोऑपरेशन के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बातचीत होती है, सभी देशों के लोग आते हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं जैसे वॉर्स हैं, गरीबी है, डिजीज़ है, क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन राइट्स है, सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, तो बहुत ज़रूरत थी कि एक ऐसा वो बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशन जहाँ दोबारा ऐसा ना हो। सो यूएन को बनाया गया क्योंकि लीग ऑफ नेशन फेल हो चुका था। ओके, सो इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था 1919 में, ये हमने पढ़ा है। लेकिन ये क्या है कि इसको रोक नहीं पाया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड लीडर्स रियलाइज, ये लोगों को पता चल गया था कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन अब चाहिए। तो 1941 में अटलांटिक चार्टर साइन होता है यूएसए और यूके के बीच में, और यहाँ पे ये बताते हैं कि हम एक यूनाइटेड नेशंस नाम से बनाने वाले हैं। 1945 में 50 कंट्री के डेलीगेट्स आते हैं सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, और यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसको ड्राफ्ट करते हैं। चार्टर इफ़ेक्ट में आता है 24 अक्टूबर 1945 को, जब सभी लोग उस पर येस करते हैं। यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना, फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। मेंबर इसके 51 थे जब बना था, अभी प्रेजेंट में लगभग 193 इसके मेंबर्स हैं। सबसे पहले है कि यूएन जो है ये सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, छोटी कंट्रियाँ, सब, किसी की साइज़ में कंट्री कितनी भी हो, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा भी हो, सब यूएन के मेंबर हैं। सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है जनरल असेंबली में। पीस और सिक्योरिटी को ये प्रमोट करता है। इसका मेन गोल है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, पीस कीपिंग मिशंस चलाता है, मीडिएटर बनता है, नेगोशिएशंस करवाता है, सैंक्शन लगाता है, रिजोल्यूशन करता है। सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपने कभी पढ़ा भी होगा इसके बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स,
सो यूएनओ कहता है कि भाई हाँ, इंसानों के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, हर बंदा डिग्निटी के साथ, इक्वालिटी के साथ, जस्टिस के साथ रहे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 यूएन ने अडॉप्ट किया, बोला कि सबको ये बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। यूएन की एजेंसीज़ भी हैं, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो कि मॉनिटर करती है सब चीज़ों को। फोर्थ है इंटरनेशनल लॉ एंड जस्टिस। सो यूएन इनकरेज करता है पीसफुल सेटलमेंट हो, सारी चीज़ें जो है लॉ के तहत हो। तो इनका एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि नीदरलैंड में है, जो लीगल कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको सॉल्व करता है, ठीक है। और कोई भी ट्रीटी है, कोई मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाना है एग्रीमेंट को, तो वो भी उसमें मदद करता है। ह्यूमैनिटेरियन एड, ठीक है, कहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो वहाँ मदद करो, एजुकेशन ख़राब है तो उस देश की मदद करो, हेल्थ पे पैसा लगाओ, गरीबी को कम करो, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इसकी कुछ बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं लाइक यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फोकस करती है डेवलपमेंट के ऊपर। यूनिसेफ है, बच्चों के लिए काम करता है। डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं कि कहीं नेचुरल डिज़ास्टर आ गया वहाँ मदद करो, पैंडमिक आ गया वहाँ मदद करो, रिफ्यूजी क्राइसिस है वहाँ मदद करो। फिर है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो यूएन ये कहता है कि ऐसा फोरम है जहाँ सभी नेशंस आके डिस्कस करते हैं ग्लोबल चैलेंजेस को मतलब सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल हेल्थ है, एजुकेशन है, कल्चरल एक्सचेंज है। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ सभी को साथ रह के चलना होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो 6 इसके मेन ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला है जनरल असेंबली, ये मेन डेलिब्रेटिव बॉडी है, सारी बातचीत यहीं होती है, जैसे लोकसभा है अपने यहाँ का। सभी मेंबर्स को इक्वल राइट होता है येस और नो करना है। सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इसका काम है इंटरनेशनल पीस बनाए रखना, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। 15 मेंबर हैं इसमें, जहाँ पे 5 मेंबर ऐसे हैं जो परमानेंट है, जिनके पास वीटो पावर है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, ठीक है, रशिया है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को संभालता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैंने आपको बता दिया है इसका काम पीछे। सेक्रेटेरिएट है, ये यूएन के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहीं से होता है। इसका मेन सेक्रेटरी जनरल इसका ऑफिस का हेड होता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल है, अब ये किसी काम के नहीं है, इसका काम था कि जो भी टेरिटरीज़ जो लोगों की गई थी वॉर्स वगैरह में तो उसको वापस दिलवाना, तो वो सब ये दिलवा चुका है। पीस कीपिंग फोर्स होती है यूएन की, जिसको ब्लू हेलमेट कहा जाता है। इसका काम होता है कि कहीं दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो सीज़ फायर करवाओ, ठीक है, लड़ाई रुकवाओ, सिविलियंस को बचाओ, इलेक्शंस को मॉनिटर करो, सपोर्ट रीबिल्डिंग एफर्ट्स, ठीक है, मदद करो अगर कहीं भी ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ पे सोल्जर्स होते हैं हर मेंबर कंट्री के। फिर है वॉलेंटरी एंड कोऑपरेटिव नेचर। यूएन ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द सोवरेन इक्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, इट डज़ नॉट इम्पोज लॉज, यानी कि ये किसी के ऊपर कानून अपना थोपता नहीं है, ये कहता है सभी लोग मिलके काम करो, ठीक है। और जितने भी काम होते हैं वो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसको हर मेंबर एग्री करता है, फॉलो करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इसका फोकस है। यूएन कहता है कि भाई ऐसा डेवलपमेंट करो जो आने वाली जनरेशन्स को दिक्कत ना हो। तो इसका एक एजेंडा है 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जहाँ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, जैसे ज़ीरो हंगर, भुखमरी कहीं ना हो, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, जेंडर इक्वालिटी रहे, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट साफ़ करना है, क्लीन वाटर, साफ़ पानी सबको मिले, साफ़ सफाई हो। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, वो है कोल्ड वॉर का। तो कोल्ड वॉर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या लिखोगे? कोल्ड वॉर क्या है? ये कोई लड़ाई नहीं है जहाँ पे बैटल हो, खून खराबा हो। ये एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड है जहाँ पे जियोपॉलिटिकल लड़ाई चली है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई चली है, मिलिट्री टेंशन चला है, पर कोई लड़ाई नहीं हुई है। किसके बीच था? यूएसए और यूएसएसआर। आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ये 1945 से लेके 1991 तक चलता रहा, ठीक है। और डायरेक्ट कोई कॉम्बैट लड़ाई नहीं हुई। इसमें क्या था, बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर हथियार इन दोनों कंट्रीज़ ने बनाए, प्रॉक्सी वॉर्स हुई एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, मैसिव प्रोपोगेंडा एफर्ट्स हुए कि दुनिया में हमारा नाम ज़्यादा हो, हमारा नाम ज़्यादा हो। तो बेसिकली दो लोग हैं, एक तो है अमेरिका और उसके साथ ही ये मान लो पूरा ग्लोब है, बीच में एक लाइन खींचो तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये सारा अमेरिका के साथ है, ये वाला जो था ये यूएसएसआर के साथ था। सो वेस्टर्न वर्ल्ड ज़्यादातर कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, लिबरल डेमोक्रेसी को। यूएसएसआर जो है वो सोशलिज़म को सपोर्ट करता था और कम्युनिज़म को, अथॉरिटेरियनिज़म को। दोनों नेशंस पहले तो साथ थे नाज़ी जर्मनी के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में,
बट देयर पोस्ट वॉर विजन्स ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर, बाद में वॉर के बाद का जो विज़न था दोनों का अलग था, क्योंकि यूएसए चाहता था फ्री मार्केट हो, मल्टी पार्टी इलेक्शंस हो, डेमोक्रेसी हो सब, लेकिन यूएसएसआर चाहता था बस स्टेट सब कंट्रोल करे, एक ही पार्टी के हाथ में हो सब कुछ। सो कोल्ड वॉर किसी युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड में नहीं लड़ी गई, बल्कि डिप्लोमेसी से लड़ी गई, एस्पियोनेज, प्रोपेगेंडा, ठीक है, इधर उधर की खबरें लाना। तो कोल्ड है, मतलब ऐसा कि होते होते बच गई। सो बेसिकली आइडियोलॉजिकल वॉर थी। एक कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है जो कहती है कि फ्रीडम मिले सबको, प्राइवेट ओनरशिप हो, मार्केट ओपन हो, ट्रेड करो। यूएसए कहता है कि भाई ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कम्युनिज़्म कहता है कि सोसाइटी में क्लास नहीं होनी चाहिए, सभी इक्वल हो, ठीक है, सबको जो भी रिसोर्सेज हैं इक्वली मिले, और स्टेट सब कुछ कंट्रोल करे, और एक ही बंदा, एक ही पार्टी हो। तो दोनों की आइडियोलॉजी को लेकर वो कहते थे मेरी बढ़िया है, मेरी बढ़िया है। ये क्या है कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन में कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी आई थी, और उसको तुरंत ही वेस्टर्न पावर ने अपोज़ किया कि ये गलत आइडियोलॉजी है। जब इंटर वॉर ईयर था तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हमेशा से ही सस्पिशियस रहती थी सोवियत यूनियन के इंटेंशंस को लेकर, और वो वाले बंदे भी यूएसए के इंटेंशंस को लेकर सस्पिशियस रहते थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो अलाइंस बना यूएसए, यूके और यूएसएसआर का, वो एक स्ट्रेटजी थी कि एक बार ही हिटलर को हरा दिया तो वापस से हम अलग हो जाएंगे। सो 2 पोस्ट वॉर कॉन्फ्रेंस हुई याल्टा में, ठीक है, और पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या था, हाईलाइट एंड दीज टेंशंस, एग्रीमेंट्स ऑन जर्मनी, ईस्टर्न यूरोप एंड फ्यूचर गवर्नेंस ब्रोक डाउन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। जितनी भी चीज़ें थी वो वापस से सब टूट गई। वॉर के बाद क्या हुआ, देखो, डिवीज़न हुआ जर्मनी का और बर्लिन का। सो द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू ऑक्यूपेशन जोन्स, इसको बांट दिया गया कंट्री को। बर्लिन के भी 2 पार्ट हो गए, बर्लिन की वॉल बनी थी एक, ठीक है, एक तरफ ये पार्ट हो गया, एक तरफ ये पार्ट हो गया। बर्लिन को ब्लॉक किया गया 1948 से 49 में। स्टेलिन कट ऑफ ऑल एक्सेस टू वेस्ट बर्लिन, इसने बोला कि भाई कोई वेस्ट में नहीं जाएगा, और वेस्ट ने क्या करा, द वेस्ट रिस्पॉन्डेड विद अ मैसिव एयरलिफ्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग रिजॉल्व एंड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, कि भाई उनके पास बहुत कुछ था दिखाने को। ईस्टर्न यूरोप अंडर सोवियत कंट्रोल, ईस्टर्न यूरोप ज़्यादातर सोवियत कंट्रोल में था, क्योंकि स्टेलिन ने अपनी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से वो बना रखी थी पोलैंड में, हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में। सो होता क्या है, अदर्स वोलेटिंग प्रोमिस ऑफ फ्री इलेक्शंस, कोई फ्री इलेक्शन नहीं हुए थे। ट्रूमन डॉक्ट्राइन 1947, यूएसए ने कसम खाई कि हम सपोर्ट करेंगे हर कंट्री को जो कम्युनिज़्म को अपोज करेगा। सबसे पहले ग्रीस और तुर्की में इसने सबसे पहले सपोर्ट किया। फिर मार्शल प्लान आया, यूएस ने बोला कि जो भी यूरोप में प्रॉब्लम्स आई हैं इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर की वजह से, हम आपको मदद करेंगे, कम्युनिज़्म को मत आने देना, हम आपकी हेल्प करेंगे। आइडियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुआ क्या, दोनों ये बताते हैं कि मॉरली और यूनिवर्सली हमारा सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है, दोनों एक दूसरे को कहते हैं। पावर वैक्यूम आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यूरोप जब पूरा तबाह हो चुका था तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही नेता बनना चाहते थे। ऑफन क्लैशिंग इन जोन्स लाइक जर्मनी, कोरिया, मिडल ईस्ट, हमेशा इनका क्लैश होता था। आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी रेस, दोनों चाहते थे हम आगे बढ़ें। यूएसए's यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जब न्यूक्लियर वेपन यूज़ करे यूएसए ने, आपको पता होगा जापान पे, तो यूएसएसआर शॉक में आ गया। सो उसने अपना खुद का प्रोग्राम चलाया 1949 तक, उसके पास भी अपना एटॉमिक बॉम्ब था। अब क्या है, न्यूक्लियर में भी दोनों इक्वल हो गए। फिर मिलिट्री अलाइंस बनाए दोनों ने, मान लो पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपने अपने द्वंद्वे जोड़ लिए मिलिट्री अलाइंस बना के, एक पे भी अटैक किया तो हम अपने पे अटैक मानेंगे। सिमिलर काम इसने किया। तो जो अमेरिका वाला था वो नेटो था, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट किया, जितने भी इसके साथी दोस्त थे। प्रोपेगेंडा एंड एस्पिनेज, तो दोनों की अपनी सीक्रेट सर्विसेज हैं, CIA और KGB, ये खुफिया जासूस होते हैं जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं और बताते हैं कि भाई किसकी खबर क्या है। इसका फ़ेज़ 1 1945 से 1949 था, जहाँ से राइवलरी स्टार्ट हुई। सोवियत का एक्सपेंशन हो रहा था ईस्टर्न यूरोप में, यूएस चाहता था कि एक्सपेंशन ना हो। बर्लिन का ब्लॉकेड हुआ, ठीक है, पूरा बर्लिन ब्लॉक हो गया, 2 पार्ट्स में बट गया। 2 कैंप बने, नेटो और वॉर्सो पैक्ट, मैंने आपको बता दिया। फ़ेज़ 2 आता है 1950 से 1962 का। बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ जाती हैं, कोरिया में वॉर हो रही होती है, और ये पहली मिलिट्री प्रॉक्सी वॉर थी कि कोरिया 2 पार्ट में डिवाइडेड था,
एक तरफ कम्युनिज्म वाले हैं, एक तरफ कैपिटलिज्म वाले हैं। एक को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, एक को यूएसए, ठीक है, यूएसएसआर। सीटो और सेंटो नाम से भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, ठीक है, अलाइंसेस बनाए गए। फिर है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में। ये तो भाई ऐसा लग रहा था कि बस न्यूक्लियर वॉर होने ही वाली है, कि क्यूबा के अंदर मिसाइल लगा दी थी यूएसएसआर ने और अमेरिका की शिप्स भी आ गई थी, आमने सामने हो गया था मामला। फिर फेज़ 3 आता है, इसको कहा जाता है 1963 से 1979 देतांत। यानी कि देतांत एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टेंशन थोड़ी रिलैक्स हो गई, थोड़े थम गए। इसमें क्या है, जो हॉस्टिलिटी थी वो थोड़ी कम हो गई यूएसए और यूएसएसआर के बीच, राइवलरी थी। इसमें आता है सॉल्ट 1, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, कि हम आर्म्स को कम करेंगे। दोनों ने साइन करा कि न्यूक्लियर वेपन अब ज़्यादा नहीं बनाएंगे, खासकर ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं भाई, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट उड़ाने की क्षमता रखती हैं, ये नहीं बनाएंगे। और फ्रोज द नंबर ऑफ मिसाइल लॉन्चर्स, ठीक है, बोलेंगे कि भाई लॉन्चर्स को कम एकदम थोड़ा रोक दोगे, बट डिडंट रिड्यूस एग्जिस्टिंग एर्सेनल्स, जो है बन गया उसको नहीं कुछ करोगे। सो एक ये आर्म्स कंट्रोल में माइलस्टोन माना जाता है, तो पर ये थोड़ा सिंबॉलिक ज़्यादा था। फिर हेलसिंकी अकॉर्ड्स साइन होता है 1975 में। 35 कंट्रीज़ ने मिलकर यूएसए, यूएसएसआर, यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर ये साइन किया। बोला कि ईस्ट और वेस्ट के रिलेशंस को अच्छा बनाएंगे, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, और जो यूरोपियन बॉर्डर्स हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद के उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। यानी कि यही था कि एक मॉरल प्लेसर आया यूएसएसआर के ऊपर कि भाई सिविल राइट्स के ऊपर ध्यान दे लो, थोड़ा लोगों की सुन लो, पर यूएसएसआर थोड़ी ना सुनने वाला था। फिर यूएस चाइना रेप्रोचमेंट हुआ क्या, यूएस का प्रेसिडेंट था उस टाइम पे रिचर्ड निक्सन, चाइना गया और ये दिखाता है कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है वहाँ पे जाके, है ना। चाइना और ये यूएस तो दुश्मन थे। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था टू आइसोलेट द यूएसएसआर बाय स्ट्रेंथनिंग टाइज विद इट्स राइवल कम्युनिस्ट चाइना। वो चाहता था कि यूएसएसआर अलग हो जाए और चाइना और यूएसए साथ में आ जाए। सो एक इसको कहा जाता है पिंग पोंग डिप्लोमेसी, यानी कि डिप्लोमेसी से ही सब कुछ चल रहा है एकदम 1979 तक। रिड्यूस रेटरिक बट परसिस्टेंट टेंशंस हुआ क्या, ऑल्दो न्यूक्लियर थ्रेट्स ये सब तो थोड़ा कम हुआ, एग्रेशन थोड़ा कम हुआ, बट सुपर पावर राइवलरी अभी भी थी। प्रॉक्सी वॉर्स चली रही थी, लाइक कंट्रीज़ हैं एंगोला, मिडल ईस्ट, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉक्सी वॉर चलती रहती थी, दोनों आमने सामने आ ही जाते थे। सो देतांत वॉज पार्टली ड्राइवन बाय इकोनॉमिक नीड्स एंड पब्लिक प्रेशर अगेंस्ट वॉर। तो बेसिकली यही था देतांत कि भाई रोक दो, थोड़ा रिलैक्स कर जाओ, ठीक है, पब्लिक का भी प्रेशर था। फेज़ 4 आता है 1979 से 1985 का, इसको सेकेंड कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। इसमें क्या है, सोवियत यूनियन इन्वेड करता है अफ़गानिस्तान को। सो यूएसएसआर इन्वेडेड अफ़गानिस्तान क्योंकि वो सपोर्ट करता है टू सपोर्ट अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फेसिंग रेबिलियन, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट, तो यूएसएसआर को तो जाना था। सो अब यूएसए ने देखा तो भाई वहाँ का एरिया बढ़िया था, ऑयल रिच एरिया है, तो यूएसए ने क्या करा, वो भी घुस गया उसमें, और यूएसए ने बॉयकॉट करे ओलंपिक भी जो मॉस्को में होने वाले थे रशिया में 1980 में, और आर्म्स कंट्रोल की जो बातें थी उससे भी यूएसए साइड हो गया। तो अब ये जो देतांत हुआ था, रोकना था, सब कुछ रिलैक्स करना था, वो भी ख़त्म हो गया। रेगन डॉक्ट्राइन, फिर यूएस का प्रेसिडेंट आया रोनाल्ड रेगन, ये कहता है कि अडॉप्टेड अ हार्ड लाइन स्टांस, ये कहता है कि हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एम्ड टू सपोर्ट एंटी कम्युनिस्ट इंसर्जेंट्स, जहाँ भी एंटी कम्युनिस्ट लोग हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे, अफ़गानिस्तान, एंगोला, नाइकरेगुआ, कहीं भी हम पैसा लगाएंगे यूएसएसआर के अगेंस्ट जहाँ भी खड़ा होना है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, इसको स्टार वॉर्स भी कहा जाता है। ये रेगन का एक प्लान था कि स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएंगे स्पेस में। ये कभी पूरा डेवलप नहीं हो पाया, बट यूएसएसआर इससे डर गया था कि कहीं यूएसए ऐसा ना हो जाए कि भाई एकदम हमें कभी भी कुछ भी कर दें। रीन्यूड आर्म्स रेस, सो अब दोनों सुपर पावर वापस से अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने लगते हैं। मोबाइल मिसाइल्स, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, सबमरीन्स, जितना ज़्यादा पैसा लगा सकते हो डिफेंस पे अब लगाने लगे, ठीक है। और अब न्यूक्लियर वॉर का फियर और ज़्यादा बढ़ गया इसमें। फिर फेज़ 5 आता है जब ख़त्म हो जाता है कोल्ड वॉर। हुआ क्या, यूएसएसआर का लीडर बनता है गोर्बाचेव, तो मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बनता है। ये कहता है कि मैं 2 चेंजेस करूँगा यूएसएसआर में,
एक तो मैं ओपननेस लाऊंगा, जो वहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह नहीं थी, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल नहीं पाता था, यूएसएसआर में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो उसने कहा मैं लाऊंगा। फिर दूसरा इसकी पॉलिसी में था प्रेस ट्रोइका, यानी कि मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करूँगा। अब हम प्राइवेटाइजेशन भी करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, हम मार्केट पॉलिसीज़ बनाएंगे। सो इससे क्या यूएसएसआर और वीक हो गया अच्छा होने की बजाय, लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा आ गई। बर्लिन की वॉल लोगों ने गिरा दी 1989 में, जो कि एक पावरफुल सिंबल था कोल्ड वॉर का। बर्लिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 1989 में इसको गिरा दिया गया। ईस्ट जर्मन सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई जर्मन को, ये जो 2 पार्ट्स बना रखे हैं, जर्मनी को एक कर दो। सो इससे क्या है, धीरे धीरे सोवियत कंट्रोल वीक हो रहा था। वन बाय वन जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया में, हंगरी में, सब गिर गई। फिर यूएसएसआर भी ख़त्म हो गया 1991 में। गोरबाचेव का सारा कंट्रोल चला गया कम्युनिस्ट पार्टी से, और दिसंबर 1991 में यूएसएसआर ख़त्म हो गया। उसके 15 के 15 जो देशों से मिलकर बना था, रशिया, यूक्रेन, जितने भी बाल्टिक नेशंस हैं, सब ने बोला कि अब हम अलग हो रहे हैं। गोरबाचेव ने रिज़ाइन कर दिया, बोरिस येल्त्सिन प्रेसिडेंट बन गया रशिया का। तो ऐसे जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, यूएसएसआर ही ख़त्म हो गया, तो कोल्ड वॉर कहाँ से चलेगा, तो यूएसए अकेली पावर बची। सो कोल्ड वॉर के इफ़ेक्ट तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग थे कि दुनिया 2 पार्ट्स में बट गई थी, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का राइज़ हुआ था जिसको सुपर पावर सपोर्ट करते थे। डिले इन डीकोलोनाइजेशन और मैनिपुलेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, जो नए नेशंस थे जो आज़ाद हो रहे थे, उनको मैनिपुलेट करते थे छोटी कंट्रीज़ को, बड़े देश के, हमारे साथ आ जाओ, हम पैसा देंगे। न्यू अलाइंसेस बने, ट्रीटीज़ हुई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम्स, ठीक है, ये सब हुआ। और नॉन अलाइन मूवमेंट भी यहीं से निकला। जो इंडिया था वो नॉन अलाइंड था, ना वो यूएसए के साथ था ना यूएसएसआर के साथ। तो नेहरू जी, जोसेफ ब्रेस टीटो, अब्दुल कमार नासेर, तो इन्होंने एक रास्ता चुना जहाँ पे हम दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएंगे, अलग रहेंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।